करके बिकवाली जो है मार्केट के अंदर हावी हुई है, लेकिन कल का सेशन यूएस के अंदर रिकवरी के तौर पर देखा जाएगा। हालांकि उस तर्ज की रिकवरी नहीं आई जिस तर्ज की हमको उम्मीद थी, लेकिन फिर भी उतना बुरा सेशन भी नहीं रहा। भारतीय बाजारों के लिए भी अहम सपोर्ट एरिया है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एफआईएस की होल्डिंग, लॉन्ग होल्डिंग 50% से नीचे गिर गई है और हम सपोर्ट पे हैं। अब क्या करें? आज मंगलवार का दिन है, क्या मंगल रहेगा या फिर अमंगल मार्केट के अंदर? इस पर हम चर्चा करेंगे। अगले 2.5 घंटे प्रियंका, अजय और मैं मेहमानों को अपने साथ कनेक्ट करेंगे और आपके सामने पूरी बात रखेंगे। खैर, पहले 4 विंडोज से आपको ट्रिगर पता लग जाएंगे और आप ये समझ पाएंगे कि इन चीज़ों पर हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करने जा रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन पर है। यूएस में 4 दिन की गिरावट जो है वो थोड़ी थम गई है। गिफ्ट निफ्टी अभी 19,650 के पास है। कल हमने 600 के ऊपर क्लोजिंग की है। 500 का सपोर्ट अभी बरकरार है। टाटा स्टील, मूडीज का अपग्रेड, इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग। तीसरी बात, आइशर मोटर बुलिश है। इस पे जेफरीज वो 4150 का लक्ष्य दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हीरो और जो और कंपनीज इनके कंपटीशन में बाइक उतार रही है कोई ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाएंगी। और नोवामा की लिस्टिंग, जीएसडब्ल्यू इंफ्रा के आईपीओ का आज दूसरा दिन है। अब तक कितनी सब्सक्रिप्शन हुई है हमने आपके सामने अभी हेडलाइंस में रख दिया है। ट्रिगर्स की तरफ बढ़ते हैं। पहले घरेलू ट्रिगर्स पे ही बातचीत कर लेते हैं क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्लोबल ट्रिगर्स भी उनसे एक बार जरा समझ लेंगे। तो एक काम करें अजय, पहले आप ग्लोबली बता दीजिए क्योंकि बेस तो उसी से बनता है, फिर उसके बाद फिर डोमेस्टिक पे आएंगे। गुड मॉर्निंग डिम्पी, गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, अनफॉर्चुनेटली अगर देखें ग्लोबल क्यूज बहुत अच्छे नहीं हैं। जी हाँ, आप कह रहे हैं कि यूएस मार्केट में मामूली शॉर्ट कवरिंग दिखाई दी, लेकिन हमारे बाजार जो हैं और एशियन मार्केट उस शॉर्ट कवरिंग रैली या थोड़ा सा जो सुधर के बंद हुआ उससे कुछ खास रीड नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो थोड़े डराने वाले संकेत ग्लोबल मार्केट से आए हैं। मैं आपको बता दूं कौन से। ये जो आप 11,000 करोड़ की सेलिंग की बात कर रहे हैं, 5 दिन से लगातार चल रही है, इसका रीज़न एक ये भी है कि डॉलर इंडेक्स में बहुत तेज़ रैली है। 106 का डॉलर इंडेक्स पहुंच गया है। बहुत नेगेटिव है ये इमर्जिंग मार्केट फ्लोज के लिए, इसलिए सतर्क रहने की बात है। एक और ग्लोबल, ये देखिए क्या वन साइडेड रैली डॉलर इंडेक्स में देखने को मिल रही है। ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टर हैं, आप इंडियन मार्केट के में काम करते हैं, तो एफआईएस का दबाव चल सकता है, स्पेशली ईटीएफ का दबाव चल सकता है। तो एक पॉइंट ये। दूसरा, अगर आप देखें बॉन्ड यील्ड्स, यूएस बॉन्ड यील्ड घटने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ का जो मनी मार्केट है वो दबाव बना रहा है। रिस्क ऑफ ट्रेड कल भी हमने देखा यही होता हुआ नजर आया। हमने देखा कि 15 साल के हाईएस्ट लेवल पे यूएस यील्ड पहुंची हुई है 2007 के बाद, और उनमें कोई कमी नहीं आ रही है। आपका क्रूड ऑयल ऑलरेडी 94 के पास है। इनफैक्ट कल जो बयान आए हैं थोड़े डराने वाले हैं। कश्करी जी, नील कश्करी जो कह रहे हैं कि एक और रेट हाइक, बस इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, यूएस में एक और रेट हाइक आ सकता है। जेमी डायमंड जो इस समय मुंबई का दौरा कर रहे हैं, उन्होंने भी ये कमेंट्री दी है कि 7% के लिए फेड तैयार नहीं है, और अगर उन्हें किसी कारणवश 7% की तरफ ले जाना पड़ा फेड रेट्स, तो कहीं ना कहीं पूरे मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में उथल पुथल हो सकती है। तो ये जो एक ग्लोबल बैकड्रॉप बन गया है, ये इंडियन मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, इमर्जिंग मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, दबाव बन सकता है। तो सिर्फ यूएस मार्केट की रिकवरी को लेकर बहुत बड़ा सौदा यहां मत कर लीजिए। इस समय आपको यूएस में स्टॉक मार्केट से ज्यादा मनी मार्केट के ऊपर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वहां से इंक्रीमेंटल ट्रिगर आ रहे हैं, और ट्रिगर बहुत ज्यादा इस समय अच्छे नहीं है, सुहावने नहीं है, और आपको इसलिए सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो क्यूज इतने अच्छे नहीं आ रहे, पर इंडियन मार्केट्स में कल हमने कुछ पॉकेट्स में बहुत अच्छी मूव देखी। बजाज फाइनेंस के चलते पूरा फाइनेंस सेक्टर में अच्छी मूव थी। एनबीएफसीज, इनफैक्ट एनबीएफसीज के कुछ छोटी कंपनियों में तो ब्लॉक डील डेटा भी अच्छा खासा आया। देखिए एनबीएफसीज में क्या हो रहा है कि फंड रेजिंग का बाउट चल रहा है। पहले चोला ने पिछले हफ्ते अनाउंस किया, क्योंकि आपने एनबीएफसी से बात शुरू की, तो मैं बता दूं कि मामला क्या है। हाई ग्रोथ, करेक्ट, मजबूत नंबर्स, तो इसलिए पैसा मिल भी जाएगा। और स्टॉक मार्केट में कहावत है, जब आपको पैसा की जरूरत हो तब पैसा मत रेज करिए, बट जब आपको मिल रहा हो पैसा तब रेज कर लीजिए। क्योंकि जब आपको जरूरत पड़ेगी तब तक मिलेगा नहीं। तो स्मार्ट मैनेजमेंट, अच्छी ग्रोथ, टेलविंड्स देख के पैसा रेज कर रहे हैं आगे ग्रोथ कैपिटल में। पहले चोला ने किया, बजाज फाइनेंस ने किया, शायद श्रीराम भी कर ले, तो श्रीराम भी कल चल रहा था। लेकिन पहले बाजार की बात करें तो एक मामूली शॉर्ट कवरिंग हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी में कल दिखाई दी। बैंक निफ्टी करीब 300 पॉइंट नीचे से सुधर के, और निफ्टी करीब 60-70 पॉइंट नीचे से सुधर के बंद हुआ। लेकिन कोई बहुत बड़ा
इसके अंदर पार्टिसिपेशन नहीं था। गिनती के मारुति, टाटा मोटर, गिनती के ऑटो स्टॉक्स और कुछ स्टील स्टॉक्स आपको गेन करते हुए नजर आए। मामला क्या है? मामला ये कि एफआईज डॉलर इंडेक्स की रैली की वजह से दबाव बना रहे हैं और हमने करीब 11,000 करोड़ की 5 दिन में सेलिंग देखी है। रिलायंस देखिए क्या ज़बरदस्त दबाव बना रहा है। रिलायंस इस समय मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स स्टॉक हो गया है। इस पर हम एनालिसिस भी करेंगे और इसलिए क्योंकि उसका वेट इतना ज़्यादा है, बहुत ज़बरदस्त सेलिंग दिखाई दे रही है। डेज लो करीब कल बंद हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस के अलावा आईटी स्टॉक से भी दबाव दिखा, क्योंकि यूएस मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा क्लियर क्यूज नहीं है। यहाँ पे लोग अनवाइंडिंग कर रहे हैं। आईटी कल स्टॉक्स जो कि बैंकिंग के सामने खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, कल डेज लो पे बंद हुए। देखिए टेक महिंद्रा बहुत ज़बरदस्त रैली था, अनवाइंडिंग। एचसीएल टेक अनवाइंडिंग, इन्फोसिस अनवाइंडिंग, यानी मिड कैप आईटी स्टॉक्स में भी अनवाइंडिंग शुरू हुई। लेकिन ये नहीं है कि बात की पूरा बोरिंग मार्केट था, जैसे कि प्रियंका ने ऑलरेडी कहा। सेलेक्टिव आपके एनबीएफसीज में अच्छी बाइंग हो रही थी, सेलेक्टिव सीमेंट स्टॉक्स में अच्छी बाइंग हो रही थी। करेक्ट, रियल एस्टेट में अच्छी बाइंग हो रही थी, क्योंकि लोगों को ये बात लग रहा है कि आगे आने वाले समय में एक हाउसिंग में स्कीम की बात चल रही है, राइट? उससे डिमांड तो रियल एस्टेट की बढ़ेगी, सीमेंट की बढ़ेगी, तो वो वाला एक पॉकेट लोग खेल रहे थे इस समय। और मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे पॉकेट चलते रहेंगे, बट लार्ज पॉइंट ये है कि अभी भी हम आउट ऑफ द वुड्स नहीं है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का दबाव, हम अकेले खड़े रह सकते हैं कुछ समय तक के लिए, लेकिन ये दबाव आना ही आना है। अब देखना ये कि 19,600 पे हम सपोर्ट लेते हैं या नहीं। 19,500-600 बहुत स्ट्रॉन्ग, इसको क्रॉस करने में कितने महीनों हमने लगा दिए थे, जैसा डिम्पी ने कल बताया भी था। अब हम वापस उस जोन में आए तो यादें ताज़ा हैं, तो कुछ महीने यहाँ भी गुजारने चाहिए। आपने सुना है ना वो ऐड, कभी तो आओ गुजरात में, अमिताभ बच्चन का ऐड, तो कुछ समय याद करना चाहिए, उसके बाद देखा जाएगा। 19,600 मेरे हिसाब से टूटना नहीं चाहिए इमीडिएट। आज 60-70 पॉइंट का गैप डाउन आपको मिल सकता है। ठीक है। लोग जो है इतना शॉर्ट बैठे हैं कि थोड़ा सा भी अगर मौका मिला नीचे और गिरा, शॉर्ट जो है वो गिरावट पे कवर करता है, बढ़ते हुए मार्केट पे नहीं। तो लेट्स सी आज हो सकता है या नहीं, लेकिन मामला कुल मिला के देखा जाए तो लेवल्स पे आ चुकी है बात। बहुत कोई बड़ा ट्रिगर नहीं दिख रहा है कि आप बहुत सारा पैसा बाजार में इस समय लगा दें, कोई ट्रिगर ऐसा दिख नहीं रहा है। ठीक है, जब आप ट्रिगर नहीं दिख रहा तो एक बार ये भी समझ लेते हैं एफएनओ में क्या कल ट्रिगर निकल कर आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बैंड है। लॉन्ग शॉर्ट रेशियो आप देखें तो वही 49% के पास पड़ी एफआईज की है। 49 पे आ गई है, बताइए। हाँ, करेक्ट, एफएनओ 49% पे आ गई है लॉन्ग शॉर्ट रेशियो। अब एफएनओ में कल भी क्योंकि बड़ी एक बिकवाली का फिगर आया एफआईज का कैश में, तो एक बार समझ लेते हैं कि उन्होंने इंडेक्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में क्या किया है। डिम्पी बताएंगे हमें। देखिए कल अगर आप निफ्टी को चेक कर रहे हैं तो पॉइंट वाइज बिल्कुल फ्लैट था। 1 पॉइंट की गिरावट भी नहीं हुई, 1 पॉइंट की बढ़त भी नहीं हुई। आमने सामने की एडवांस डिक्लाइन भी चेक करेंगे ना, वो भी आमने सामने खड़ी थी, लेकिन फिर भी अंदर खाने कमजोरी हुई है। जिसे कहते हैं ना कि मेरे को अंदरूनी बुखार है, बाहर आपको कई बार नहीं फील होता, लेकिन अंदर अंदर आपकी तबीयत खराब होती है। कुछ वैसा बाजार के अंदर कल हुआ है। एफआईज ने कल जो माल बेचा, अपनी होल्डिंग्स को, लॉन्ग की होल्डिंग्स को 50% से नीचे लेके चले गए हैं। और जब एफआईज माल बेचेंगे कोई तो खरीदेगा। वो खरीद कौन रहा है? वो खरीद रहा है धीरे धीरे करके रिटेलर्स के पास माल आया है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 45% लॉन्ग से वो 53% लॉन्ग पे आ चुके हैं। ये टिपिकली जब ये वाला पैटर्न होता है ना, हिस्टोरिकली ये होता है कि मार्केट या तो साइडवेज हो जाता है या तो वीक होता है, एग्रेशन के साथ नहीं चलता, जिस एग्रेशन की हम आदी हो चुके हैं देख देख के, वो क्योंकि एफआईज लेड रैलियां थी सारी। तो इस समय जो एफआईज एब्सेंट है, ये जो भी आप देख रहे हैं ना कैश मार्केट है, फ्यूचर्स के अंदर भी प्रॉब्लम है एफआईज की, फ्यूचर्स में भी वो बिकवाली कर रहे हैं। खैर ये तो एफआईज का पॉइंट था। कल जो निफ्टी के अंदर हुआ वो बिल्कुल फ्लैट था। ओपन इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ है क्योंकि रोल ओवर के नंबर आने लग गए हैं। अब करीब 34% का निफ्टी का रोल ओवर है, ये भी अच्छा नहीं है, और रोल ओवर होगा। इसका मतलब सिस्टम में अभी पोजीशंस हैं जिनको अभी सौदे भी काटने हैं, इसलिए मार्केट आज शेक करेगा फिर से। और एक कई बार होता है ना कि आपको गिरावट मिल जाए तो अच्छा भी होता है। मेरे को लग रहा है कि आज की गिरावट 1 मिनट के लिए मार्केट के लिए अच्छी होगी, क्योंकि ठीक एक्सपायरी से पहले ये सारा पेन, सारा दर्द जो है ये 19,500-600 की रेंज में आके एब्जॉर्ब हो रहा है और मार्केट इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहा है। कल भी गिफ्ट निफ्टी आपके हरे निशान में नहीं था, लेकिन मार्केट ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो आज भी एब्जॉर्प्शन का दिन होगा। और गिरावट आने के सिर्फ 10 मिनट बाद ही हो सकता है मार्केट धीरे धीरे करके रिकवर करे। मैं फिर से बोलूंगा कि एग्रेशन ना दिखाएं ज्यादा। इस एक्सपायरी में कुछ नहीं होने जा रही शॉर्ट कवरिंग। हाँ, इस एक्सपायरी में सिर्फ लेवल्स को बचा लिया जाए, ये भी मार्केट के लिए एक विन होगा। आपके लिए सपोर्ट हमने लिखे हैं 19,600-500 वाला एरिया, और हमने पिछली बार भी बताया था इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है।
सेक्टोरियल चर्निंग में अभी अजय आपको सामने एक बात बता रहे थे कि आईटी ने निराश किया। इकलौता ऐसा सेक्टर था जिससे बहुत उम्मीद थी, लेकिन वो कल नहीं चला। और आईटी का रोल ओवर भी खराब है, हमने अभी चेक किया, आईटी का रोल ओवर भी खराब है। इसलिए एफएमसीजी, ऑटो और बैंक पे भी थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हो आप, क्योंकि वहां पे रोल ओवर वगैरह ठीक चल रहा है। ये निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी बताएं डिम्पी, फिर वहां पर किस तरह की मूव देखी है, क्योंकि रेजिस्टेंस बैंड ऊपर वहां पर भी है, लेकिन क्योंकि बैंक से थोड़ा सा सपोर्ट तो कल देखने को मिला है, वहां किस तरह का एक्टिविटी देखने को मिली है एफएनओ की, एफआईस की? देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर कल भी हमने आपसे कहा था कि बैंकिंग पे आप ट्रस्ट कर सकते हो और बैंक ही आपकी निफ्टी को हील करेगा, ठीक करेगा। कल कुछ वैसे हुआ है, करीब 150 पॉइंट का गेन था बैंक निफ्टी पर, इन स्पाइट ऑफ दिस की निफ्टी फ्लैट था। ये आज भी आपको दिखेगा। आप बैंकिंग पे ट्रस्ट कर सकते हैं, दो बड़ी वजह। एक तो थोड़ा टूटा हुआ है प्राइवेट बैंक, वो आप वो अच्छा वेटेज लेके बैठे हैं, इसलिए वो चला सकते हैं। दूसरा, रोल ओवर अच्छा आ रहा है। और तीसरा, प्रीमियम जस का तस्वीर हुआ है। कल भी शॉर्ट कवरिंग का पहला सिग्नल आया, हालांकि मेरे को पॉइंट्स में और पॉइंट्स चाहिए थे, लेकिन फिर भी 150 पॉइंट कम नहीं है इस तरह के मूड के अंदर। और रोल ओवर वगैरह भी 40% अराउंड चल रहा है। दूसरा, पुट कॉल रेशियो ना इसकी बहुत पिटी हुई है। ये ओवरसोल्ड नहीं हुआ है, बट ओवरसोल्ड की कगार पर पहुंच गया, क्योंकि 0.82% के आसपास का इसके अंदर पुट कॉल रेशियो। अगर आप रोल ओवर के नंबर भी चेक करेंगे ना, तो आपको बैंकिंग काउंटर का पॉजिटिव रोल ओवर आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो इसलिए इस बैंकिंग स्टॉक्स पे थोड़ा ध्यान रखें। आज का दिन भी बैंकिंग ही आपको लीड कर सकता है, और जब तक आईटी में पूरा दम नहीं आता तब तक बैंक पे ही आप ट्रस्ट करके चलें। और इसके लिए जो अहम सपोर्ट एरिया है बैंकिंग के लिए, वो करीब 44,500 44,300 का एरिया है, और वो ब्रेक नहीं होगा, वो जल्दी जल्दी ब्रेक नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये तो इंडेक्स की बात हुई। अब दो स्टॉक्स भी बताएं जहां पर व्यूअर्स को ट्रेड करना चाहिए। देखिए, कल भी हमने आपको डिफेंसिव स्टॉक्स बताए थे। आज थोड़ा डिफेंसिव से 2 नॉच और ऊपर हो रहे हैं, थोड़ा और एग्रेशन रखेंगे। वो है, एक पहला है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। कल भी हमने बहुत जिक्र किया था इसके बारे में। आज भी आपको ये शेयर अच्छा मूवमेंट दे सकता है। टिपिकली एक्सपायरी के शेयर है। मेरे को इसलिए ज़रा इंटरेस्ट नहीं है कि ऑटो के रोल ओवर अच्छा चल रहा है तो मैं एंसिलरी का एक शेयर देख लूं, क्योंकि टिपिकली एक्सपायरी पे मूवमेंट अच्छी दिखाते हैं। ये चार्ट आप देख पा रहे हैं, स्ट्रांग बेस इसके पास बना है, 200 दिनों के एवरेज का बेस भी है, और ऊपर जाके इसने एक ब्रेकआउट करने की अटेम्प्ट भर ले रहा है। ये कल भी इसने करीब आधे % के आसपास की मजबूती दिखाई है। तो मेरे को लग रहा है कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ठीक है, रोल ओवर अच्छा, ब्रेकआउट शेयर, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस, रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, ऑटो एंसिलरीज वगैरह में भी अच्छा दम आ रहा है। 2500 का एम सपोर्ट एरिया। तो पहला शेयर होगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इस पे ध्यान रखें। अब आते हैं दूसरे शेयर पे। वर्ल्ड कप बिल्कुल कगार पर खड़ा है, सेलिब्रेशन सामने हैं, तो जुबिलेंट फूडवर्क थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा है कल। और ये एक्सपायरी का शेयर है, ये भी हाँ ध्यान दिया जाए, ये भी एक्सपायरी का शेयर है। जुबिलेंट फूडवर्क के अंदर गिरावट खत्म हुई है, और पिछले 1-2 दिन से हील करके अच्छे लेवल पर क्लोजिंग दी है, बकायदा हर निशान में। आप ये चार्ट देख पा रहे होंगे, 200 दिनों का एवरेज का सपोर्ट, मेगा सपोर्ट, उसके नीचे एक और मेगा सपोर्ट एरिया, और शेयर टूटा हुआ है, पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ, तो आपके मन में ये डर नहीं रहेगा कि मैं चला हुआ शेयर ले रहा हूं। तो जुबिलेंट फूडवर्क इस लिहाज से बिल्कुल ठीक है, रोल ओवर का डाटा भी ठीक है, सपोर्ट भी अच्छा है। तो 2 शेयर होंगे आज के, जुबिलेंट फूडवर्क, और पहला शेयर है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाजार की बातचीत, स्पेसिफिक लेवल्स और ट्रेडिंग आइडियाज, ये सिलसिला हम जारी करते हैं। किरण जानी, जय पटेल, सोनी पटनायक और कपिल शाह, हमारे पैनलिस्ट आज सुबह के सारे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हम शुरुआत करेंगे सोनी पटनायक से। सोनी जी, गुड मॉर्निंग, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया और सुप्रभात आप सबको। लेकिन सोनी जी ये बताइए, रोल ओवर्स का सिलसिला जारी हुआ है या अभी थोड़ा अर्ली है? क्या दिख रहा है आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी पे? गुड मॉर्निंग अजय जी, प्रियंका जी, डिम्पी जी, सारे पैनलिस्ट एंड दर्शकों को भी। अजय देखिए, निफ्टी का रोल ओवर्स मेरे ख्याल से फ्लैट स्टार्ट हो रहा है। फ्लैट इन द सेंस कि पिछले सीरीज में भी उतना ही 35-36% का था, और इस सीरीज में भी वही 34-35% के स्टार्ट में से दिख रहा है। और अगर हम प्राइस को भी कंपेयर करें तो वो भी काफी फ्लैट एक्शन रहा कल। अगर निफ्टी का अगर रोल ओवर्स देखेंगे तो अभी काफी कुछ इनडिसाइसिव मूवमेंट दिखा रहा है, मतलब कि थोड़ा रेंज बाउंड सिनेरियो मेरे ख्याल से लग रहा है। अगर निफ्टी का मैं ऑप्शंस चेन उसमें कंपेयर करने जाऊं तो 19600 की पुट कॉल रेशियो जो है वो अभी भी 3 के ऊपर ही है, प्रिसाइसली 3.37 पे कल क्लोज किया है। यानी कि पुट राइटर्स थोड़े से कॉन्फिडेंट हैं कि 19600 को इस एक्सपायरी में डिफेंड कर सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो 19800 का पुट कॉल रेशियो 0.5 के नीचे आ चुका है, 0.42 टू बी प्रिसाइज।
यानी कि कॉल राइटर्स काफी अग्रेसिव हो गए हैं 19800 के ऊपर लेके जाने के लिए, ना ही मतलब निफ्टी में थोड़ा सा वो रेजिस्टेंस फेस होगा। तो मेरे ख्याल से ये रेंज अभी मुझे लग रहा है 19600 टू 19800। अगर 19600 ब्रेक होता है तो इमीडिएट सपोर्ट उसका 19500 पे भी है। सो ज्यादा से ज्यादा 19500 आप देख सकते हैं, 19800 ऑन द हायर साइड इस एक्सपायरी में इसी रेंज में मेरे ख्याल से रह जाएगा, और इसी रेंज में आपको रोल ओवर्स होते हुए नजर आएंगे। अगर हम थोड़ा सा देखेंगे बेहतर कहाँ पे रोल ओवर्स हो रहे हैं, तो वो है बैंक निफ्टी। बैंकिंग सेक्टर में काफी अच्छे अग्रेसिव रोल ओवर स्टार्ट हुए हैं। 42% बैंक निफ्टी ने कल रोल ओवर स्टार्ट किए हैं, और पिछले सीरीज का अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो 36% पे था। सो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत अग्रेसिव रोल ओवर स्टार्ट हुआ है। अभी लॉन्ग के साइड हुआ है या शॉर्ट के साइड हुआ है वो ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 डेज पे ही पता चलेगा फाइनली, बट बैंकिंग डेफिनेटली अग्रेसिव रोल ओवर से स्टार्ट हुआ है। सो दोनों के सेक्टर में अगर बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन में देखूं तो बैंक निफ्टी में भी 44,500 का पुट कॉल रेशियो वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है, 2 लेवल के ऊपर ही है, यानी कि पुट राइटर्स थोड़े बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि 44,500 के ऊपर ही एक्सपायरी दे सकते हैं। और 45,000 पे जो कॉल राइटर सबसे ज्यादा मजबूत है अपने पोजीशन को लेके, सो वहां पे रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन हो सकता है। सो बैंक भी इसी रेंज में मुझे लग रहा है ज्यादा से ज्यादा 44,500 टू 45,000। अगर 44,000 ब्रेक होता है तो आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा बैंक निफ्टी में एट 44,000। सो इसी रेंज में सारे रोल ओवर स्टार्ट होंगे। सेक्टोरल रोल ओवर्स भी बैंकिंग सेक्टर में काफी अग्रेसिव हो रहे हैं। सरप्राइजिंगली प्राइवेट बैंक्स में मुझे ज्यादा रोल ओवर्स दिख रहा है देन पीएसयू बैंक्स। सो शायद आज का डेटा और थोड़ा बेहतर हमको बताएगा एग्जैक्टली कहाँ पे कौन से सेक्टर्स में ज्यादा हो रहे हैं। सो स्टार्टिंग विद बैंकिंग, सीमेंट, मेटल्स, ये 3 सेक्टर में मेरे ख्याल से काफी अच्छी रोल ओवर स्टार्ट हो रहे हैं, और मोस्टली ऑन द लॉन्ग साइड ही हो रहे हैं। सो निफ्टी रेंज बाउंड, बैंक निफ्टी भी मोर और लेस रेंज बाउंड ही लग रहा है। एंड लेवल्स का इंतजार कीजिए, अग्रेसिव लॉन्ग्स मत जाइए अब तक जब तक रेजिस्टेंसेस क्रॉस नहीं होते हैं। कॉशियस व्यू लेके रखिए, क्योंकि दिस इज हाउ द मार्केट अभी हो रहा है। एंड एफआईज का भी लॉन्ग शॉर्ट रेशियो अगर हम देखेंगे तो लॉन्ग्स 49% पे गिर गया है। ये सीरीज की शुरुआत 51% लॉन्ग्स पे हुई है। सो मेरे ख्याल से वो भी थोड़ा कॉशियस व्यू दे रहा है। सो अल्टीमेटली मेरा व्यू थोड़ा कॉशियस की तरफ ही रह रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ट्रेडिंग आइडियाज की तरफ रुख करते हैं। किरण जानी, बताइए आपके ट्रेडिंग आइडियाज कैसे दिख रहे हैं आज? लॉन्ग शॉर्ट बोथ या लॉन्ग बाय ऑन डिप्स के मूड में आप? ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट एक रेंज बाउंड है डेफिनेटली, लेकिन इसके अंदर हम देखेंगे तो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज काफी अच्छे हैं, काफी अच्छे ब्रेकआउट्स हमें मिल रहे हैं। तो आज दोनों जो आइडियाज है वो थोड़े हाई बीटा स्टॉक्स है। तो पहला स्टॉक है वो रियल एस्टेट के अंदर से, कल हमने देखा था कि एंड ऑफ द डे रियल एस्टेट स्टॉक्स के अंदर काफी अच्छी एक रिकवरी लोअर लेवल से आई थी। तो उसमें हमारा डीएलएफ पहली पसंद है। डीएलएफ अगर आप देखोगे तो 520 के रेजिस्टेंस के ऊपर है, एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, कल 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके 2 दिन के हाई के ऊपर बंद हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ लग रहा है कि डीएलएफ में आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो डीएलएफ हमारा पहला पिक रहेगा, 520 के आसपास की सेटलमेंट है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 534 एज अ टारगेट हम मेंटेन करेंगे एंड 514 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो कोल इंडिया। कोल इंडिया में ऑलरेडी हमने एक सेक्युलर अप मूव देख चुके हैं। डेली चार्ट पे अगर अभी आप देखोगे तो जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन के अंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है विद वॉल्यूम। सो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि कोल इंडिया में भी 300 तक के टारगेट हम देख सकते हैं। सो कोल इंडिया 300 के टारगेट के लिए हम बाय करेंगे, और जो स्टॉप लॉस है वो 284 मेंटेन करेंगे। सो डीएलएफ एंड कोल इंडिया बोथ आर बाय कॉल्स। ठीक है, ये तो आपकी ट्रेडिंग पिक्स हो गई। कपिल से भी समझ लेते हैं वो आज कैसे ट्रेड कर रहे हैं। कपिल, कौन से सेक्टर्स पे बेट करेंगे? बैंक्स, फाइनेंस अच्छे चल रहा है, एनर्जी पैक से कोल इंडिया भी लिया है, रियल एस्टेट स्पेस से डीएलएफ लिया है कपिल किरण ने। आप कौन से सेक्टर्स लेंगे? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मेरा यहाँ पे दोनों पिक्स बाई की साइड में ही है, लेकिन थोड़े से डिफेंसिव साइड भी है और एक मिड कैप का एक एग्रेसिव काउंटर भी है। तो सबसे पहला एक चुनिंदा स्टॉक जो रहेगा वो टाटा कंज्यूमर का है। टाटा कंज्यूमर में कल के दिन में 2 साल की जो रेंज थी उसका हमें ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, लेकिन उसका ऑल टाइम हाई कोई यूफोरिया में नहीं बना हुआ है। 2 साल की मशक्कत के बाद में स्टॉक ने अपने नए हाई को किया हुआ है। एफएमसीजी सेक्टर थोड़ा सुस्त है, लेकिन उसमें से जो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर हम देखते हैं या फिर स्टॉक देखते हैं वो है टाटा कंज्यूमर। तो यहाँ पे 905 के लेवल पे बाय करने का रिकमेंडेशन बनता है। 890 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में हमें 935 का टारगेट आते हुए दिखने मिलेगा। और दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो अपोलो हॉस्पिटल है। एक बेसिकली दोनों स्टॉक के टेक्निकल टेक्सचर ऑलमोस्ट सेम ही है कि स्टॉक ने काफी अच्छा मूव किया हुआ है और इंटरमीडिएट
करेक्शन की वजह से स्टॉक अपनी लोअर बैंड ऑफ RSI के यहाँ पे आ गए, जो बुलिश रेंज हम मानते हैं। तो अपोलो हॉस्पिटल भी सेम पैटर्न ही फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा एक बाय का व्यू रहेगा। 5092 पे एक बाय का रिकमेंडेशन है, 4950 स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 5400 के अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकते हैं। टाटा कंज्यूमर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का रहेगा और अपोलो हॉस्पिटल थोड़ा सा एक पोजिशनल व्यू रहेगा इसमें। ओके ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल्स है, टाटा कंज्यूमर्स है। टाटा कंज्यूमर्स कल काफ़ी अच्छा बंद हुआ है, तो आज भी चल सकता है, ये कपिल हमको बता रहे हैं। और दूसरा, अपोलो हॉस्पिटल्स तो टिपिकली एक्सपायरी का शेयर है, इस पर भी ध्यान रखा जाए। जय से उनके कॉल समझ लेते हैं। जय, गुड मॉर्निंग, आपके कॉल्स। एवरीवन, सो पहला कॉल रहेगा एक्चुअली दोनों कॉल रहेंगे फाइनेंस सेक्टर के साथ। पहला रहेगा पीएनबी, जो लंबे चार्ट पर हमें लग रहा है कि एक ब्रेकआउट आया है अगस्त महीने का, 2019 के अगस्त महीने का ब्रेकआउट है। सो ये काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, पीएनबी काफी सालों बाद ये ब्रेकआउट आया है। तो 80 के पर अभी कल क्लोज हुआ और मुझे लग रहा है 85 का लेवल्स हम आने वाले समय में देख सकते हैं। तो ये थोड़ा पोजिशनल बेट होगा, बट 85 का टारगेट मुझे जल्दी आ रहा है ऐसा लग रहा है 1-2 महीने के अंदर। और ऑल्सो स्टॉप लॉस का 77 हम लगा सकते हैं। पीएनबी में एक स्ट्रॉन्ग अपमूव दिख रहा है, बहुत दिनों से काफी परफॉर्मिंग चल रहा था ये स्टॉक। आरएसआई की तरफ से अच्छा चल रहा है, वॉल्यूम लेड है, ऑल्सो वीकली एंड डेली चार्ट पर ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो पीएनबी पहला होगा। और दूसरा जो होगा मोमेंटम प्ले होगा आवास फाइनेंस सर पर। सो कल हमने देखा आवास 1700 के ऊपर जाके आया, अच्छा दिया, 200 दिन की मूविंग एवरेज के वहां पर ट्रेड कर रहा है, उसके ऊपर क्लोज हुआ। तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिख सकता है। आरएसआई अच्छे ही है मॉडरेट जोन में 70 के अराउंड। सो यहाँ पर एक बाय की सलाह होगी, 1810 का टारगेट होगा और स्टॉप लॉस लगाने के लिए 1649 का स्टॉप लॉस लगा के हम यहाँ पर आवास फाइनेंशियल में चल सकते हैं। फाइनेंसर्स, ठीक है, होम फाइनेंस काउंटर्स और स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग में जो है कल इनमें एक अच्छी मूव थी भी, तो वहाँ से जय ने अपने स्टॉक्स चूज किए हैं। सोनी के रह गए हैं स्टॉक। सोनी बताएं, आपके स्टॉक्स कौन से हैं? जी, मेरे दो स्टॉक्स, एक बाय और एक सेल की तरफ रहेगा, क्योंकि मैं कॉशियस व्यू ले रही हूँ ऑन द ओवरऑल मार्केट। बाय रहेगा मेरा बंधन बैंक में, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर में अच्छे रोल ओवर्स हुए हैं। बंधन बैंक मेरे ख्याल से कंसोलिडेट कर रहा है, 245 टू 252 एक रेंज है, इसका ब्रेकआउट ड्यू है। तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट का लेवल इज 255। सो आप बंधन बैंक बाय कर सकते हैं 245 पर स्टॉप लॉस लगा के, और ऊपर का टारगेट रहेगा 265 टू 270। दूसरा जो मेरा सेल कॉल है वो फार्मा फ्यूचर्स में है। वो काफी वीक लग रहा है, ऑन द शॉर्ट बिल्टअप भी दिखा रहा है। सो मेरे ख्याल से सन फार्मा एक स्ट्रिक्टली ट्रेडिंग कॉल रहेगा, एंड मोस्ट लाइकली ये आज या कल के दिन में ही मेरे ख्याल से ये हो जाना चाहिए। 1138 का स्टॉप लॉस लगा के सन फार्मा फ्यूचर्स आप सेल कीजिए, उसका नीचे का टारगेट रहेगा 1100 का। यानी कि जितने भी शेयर्स अब तक हमने ट्रेडिंग कॉल्स के तौर पर मेहमानों से लिए हैं, उसमें इकलौता सन फार्मा सेल है और सभी बाय हैं। और आप ज़्यादातर हिस्सा देखेंगे कि बैंकिंग का और फाइनेंस का दबदबा आपको आज की ट्रेडिंग कॉल्स में फिर से दिखेगा। कुछ रियल एस्टेट के काउंटर भी हैं, जैसे डीएलएफ किरण ने दिया है। आगे बढ़ते हैं, अब जरा शरद को अपने साथ जोड़ते हैं और खबरों वाले शेयर्स भी पता कर लेते हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के स्टॉक्स एंड न्यूज़। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो सबसे पहले जो है टाटा स्टील फोकस में रहेगा और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि मूडीज़ ने अपग्रेड कर दिया है उनके इंस्ट्रूमेंट्स को, जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड कर दिया है। तो इसका मतलब है आगे जाते हुए पॉजिटिव मोमेंटम में देखने मिल सकता है। डेल्टा कॉर्प में आशीष कचोलिया ने लगभग 15 लाख शेयर्स की जो है सेलिंग की है। इसको ट्रांसलेट करें तो ऑलमोस्ट 0.56% स्टेक आता है। तीसरा स्टॉक रेलिगल एंटरप्राइजेस फोकस में रहेगा और यहाँ पे जो है पोस्ट मार्केट आज अनाउंसमेंट आई कि बोर्ड ने सपोर्ट किया है जो ओपन ऑफर आई है बर्मन ग्रुप से, और आगे जाते हुए एक नई मैनेजमेंट भी जो है आएगी कंपनी में। आवास फाइनेंसेस की जो मैनेजमेंट मीट हुई थी वहाँ पे उन्होंने कहा कि डिसबर्समेंट्स की नॉर्मलाइजेशन जुलाई के महीने में देखने मिली है और आगे जाते हुए जो एएम ग्रोथ का आउटलुक है वो लगभग 20 से लेकर 25% तक रहेगा FY24 में। अब बात करें वीनस पाइप्स की, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कमेंट्री मैनेजमेंट मीट से आया कि नए सेल्स हेड जो है अपॉइंट हो रहे हैं यूरोपियन मार्केट्स के लिए, जहाँ पे वो इंटरनेशनल बिजनेस को और ज़्यादा वो एक्सपैंड कर पाएँ। सेंचुरी टेक्सटाइल्स के बारे में बात करें तो बेंगलुरु में एक नई प्रोजेक्ट उन्होंने किया है जहां पे 3000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पोटेंशियल देखने मिल सकता है। सेंचुरी प्लाई के जो गैबॉन है, जो वेस्ट अफ्रीका की देश है, उनकी SEZ वाली जो कंपनी है वो अपने ऑपरेशन जो है धीरे धीरे ऑलरेडी अब स्टार्ट कर रहे हैं। विष्णु प्रकाश Q1 नंबर्स स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पैट में 50% का उछाल आया है। मैनकाइंड फार्मा अपनी कमर्शियल ऑपरेशंस जो है
फॉर्मुलेटिंग प्लांट का जो है उदयपुर में जो है ऑलरेडी अब स्टार्ट कर चुके हैं, अब उनके कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है। और आखिरी स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है, वो राइस स्टॉक्स है। सेंटिमेंटली एक नेगेटिव न्यूज़ आया है, डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे, जो भारत कंसिडर कर रहे हैं जो एक्सपोर्ट की जो फ्लोर प्राइस होती है बासमती प्राइस को, उसको घटा दे। ये रीज़न इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने जो है $1050 प्रति टन कर दिया और करंटली भारत का रेट $1200 प्रति टन है। तो इसका मतलब जो एक्सपोर्ट जो फ्लो प्राइस है वो भी जो है थोड़ी गिराने की वो कोशिश करेंगे ताकि पैरिटी रहे। हालांकि याद रखिए एनालिस्ट कह रहे हैं कि जो डोमेस्टिक प्राइसेस जो बासमती के, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑलराइट। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो आपने कंपाइल करके हमारे लाए हैं, शुक्रिया शरण। इनमें से पॉसिबल ट्रेड अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन एक बार कुछ ब्रोकिंग हाउस की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें से की रिपोर्ट्स पूजा ने कंपाइल किया है, वो भी समझ लेते हैं। पूजा बताएं रिपोर्ट्स कौन कौन सी हैं। जी, यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत आयशर मोटर से करेंगे। जेफरीज की रिपोर्ट आई है जिसमें कि उन्होंने खरीदारी की राय अपनी कायम रखी है। लक्ष्य 4000 से बढ़ाकर 4150 का दिया है आयशर मोटर्स पर, तो इस पर नज़र रखिए। इसके अलावा इंडिया गैस सेक्टर पर सिटी की रिपोर्ट आई है जिसमें कि उनका कहना है कि इस सेक्टर में IGL, MGL और गेल उन्हें पसंद आ रहे हैं। पेट्रोनेट LNG और गुजरात गैस पर बिकवाली करने की राय दे रहे हैं क्योंकि पेट्रोनेट LNG के दाहेज प्लांट में अभी बढ़ोतरी नहीं दिखी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गेल और GSPL के वॉल्यूम में बढ़त होने की संभावना है। KEI इंडस्ट्रीज पर भी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है प्रभुदास लीलाधर की, जिसमें कि उन्होंने रेटिंग अपग्रेड कर दी है। होल्ड से बढ़ाकर खरीदारी की राय वो दे रहे हैं और लक्ष्य 2319 से बढ़ाकर 2908 का दिया है शेयर पर। इसके अलावा EMS सेक्टर पर भी जेफरीज की रिपोर्ट आई है जिसमें कि डिक्सन पर होल्ड की राय बरकरार रखते हुए लक्ष्य 550 का देख रहे हैं और अम्बर इंटरप्राइजेज में भी खरीदारी की राय अपनी कायम है। लक्ष्य 3740 रुपये प्रति शेयर का दे रहे हैं और इनका कहना है कि स्वदेशीकरण पर जिस तरह से भारत फोकस कर रहा है, डिक्सन और अम्बेर को काफ़ी फायदा होने की बात यहाँ पर की जा रही है। आखिर में PV फिनटेक, यहाँ पर स्पार्क की रिपोर्ट आई है, रेड्यूस की रायत दे रहे हैं। लक्ष्य भी 700 रुपये प्रति शेयर का दे रहे हैं। मौजूदा स्तर अगर देखेंगे PB फिनटेक का तो 740 के आसपास कारोबार कर रहा है। इनका कहना है कि छोटे प्रीमियम के बावजूद बेहतर रेवेन्यू की क्षमता यहाँ से नहीं दिखाई दे रही है और यहाँ से स्टॉक प्राइस में और ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद नहीं है। तो ये तमाम ब्रोकरेज हाउस है जिस पर कि आज आपको नजर रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी, बहुत बढ़िया आपने लिस्ट दी और ढेर सारे स्टॉक्स आज डिस्कस करने को हैं, तो इसलिए ट्रेडिंग आइडियाज़ के ऊपर तुरंत टूट पड़ते हैं हम लोग, क्योंकि आपको इतने बढ़िया बढ़िया ट्रेडिंग आइडियाज़ देंगे। अब वो शायद इमीडिएट नियर टर्म में ना पैन आउट करें, शायद पोजिशन लो, लेकिन ट्रिगर्स वाकई में मानिए आप बहुत ढेरों स्टॉक्स हैं जहाँ पर ट्रिगर्स हैं। अभी हमारे फंड के आए नहीं है, इसलिए हम चार्ट्स के ऊपर बात करना शुरू करेंगे। ये टाटा स्टील में पहले बात तो इतनी बड़ी खबर आई कुछ दिन पहले, वो जो आपकी पोर्ट टैलबॉट वाला, अच्छा, स्टॉक 5 रुपए ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी 100 चल चुका था, 90 रुपए, हाँ 90 वाला 120-30 तक। अब आई है इनका लॉन्ग टर्म रेटिंग जो है बॉन्ड, टाटा स्टील के ऊपर डेट बहुत है बाय द वे, हाँ, तो जितना भी डेट अगर रेटिंग अपग्रेड होती है तो उसकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग इंक्रीमेंटल डेट पे कम हो जाती है, तो पॉजिटिव न्यूज है। लेकिन यहाँ से चलेगा कि नहीं, पॉइंट ये है। किरण जानी, आप बताइए टाटा स्टील में कोई लॉन्ग ट्रेड है या, क्योंकि ऑलरेडी 10% चल चुका है पिछले 1 महीने में, शायद यहाँ से फ्रेश ट्रेड ना हो, अवॉइड। आप किस तरह से देखेंगे टाटा स्टील को? सो ओवरऑल मेटल सेक्टर के अंदर मेरे हिसाब से हमें देखना चाहिए निफ्टी मेटल जिस तरह से ब्रेकआउट लेवल के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है, सिमिलर पैटर्न ही टाटा स्टील भी है। टाटा स्टील में एक पिवट पॉइंट था 120 से 130 के आसपास के रेजिस्टेंस, उसको काफी अच्छी तरह से वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है और उसी लेवल को रीटेस्ट कर दिया है। साथ ही साथ 20 दिन की मूविंग एवरेज का काफी अच्छा सपोर्ट है, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग ट्रेड डेफिनेटली बनता है। जब तक ये स्टॉक 120 के ऊपर है, कोई भी डिप आता है हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए और एक पोजिशनल व्यू पॉइंट रखिए, यहाँ से 3 से 6 महीने का व्यू अगर आप रख रहे हो तो डेफिनेटली आप 150-160 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो टाटा स्टील के अंदर। तो वी आर क्वाइट बुलिश ऑन मेटल सेक्टर। मेरे हिसाब से टाटा स्टील प्रेफर्ड पिक रहेगा। करंट मार्केट प्राइस या कोई भी डिप आता है 120 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। मजे करने हैं, ठीक है जी। चलिए किरण जी, आपकी इस बात पर हम ध्यान रखेंगे। ये आवास फाइनेंसेस के ऊपर अभी अपने शरद बाबू बता रहे थे कि आवास फाइनेंसेस क्यों आपको अपने रिडार पे रखना चाहिए। आवास फाइनेंसेस इसलिए भी रखना चाहिए क्योंकि जैसा कि हमने आपको कल बताया, प्रकाश स्टोरी लेके आए थे, गवर्नमेंट जो है वो एक बहुत बड़ी हाउसिंग स्कीम अर्बन मिडिल क्लास और पुअर के लिए प्लान कर रही है। आवास फाइनेंसियर्स उसमें है।
अब इन्होंने कंपनी ने आके 25% ग्रोथ का गाइडेंस दिया है, 20 to 25%, जो कि काफ़ी अच्छा, बहुत ही हेल्दी गाइडेंस है। स्टॉक डेज हाई पे बंद हुआ, 3 महीने के हाईएस्ट लेवल पे, तो मोमेंटम बन रहा है। थोड़ा और लंबा चार्ट लेके आई डायरेक्टर साहब तो और मज़ा आएगा। कपिल शाह आवास फाइनेंसियर्स बाजार का एक पसंदीदा स्टॉक है, क्वालिटी नाम है, लेकिन नीचे करीब ये घट गया था 1300 के आसपास। 1300 से छोटा बेस बना के धीरे 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 ये अब 1600 के ऊपर आया है। क्या ये मोमेंटम जारी रह सकता है? इसमें ट्रेड बैठ रहा है? जी, आवाज फाइनेंस बेसिकली हम देखते हैं तो अभी का जो मार्केट का रुख रहा हुआ था उसे अगेंस्ट में ही उसने परफॉर्म किया हुआ है। काफी अंडर परफॉर्मेंस इस स्टॉक में रहा हुआ है, लेकिन इस अंडर परफॉर्मेंस की वजह से स्टॉक का जो डिक्लाइनिंग मोमेंटम आई हुई है और 1370 के अराउंड में बेस बनाया हुआ है, तो मंथली चार्ट पे भी ये स्टॉक ओवरसोल्ड था और यही जो लेवल थे जो 2020 में उसका एक बेस काम किया था, वहां से उसने हमें टेक ऑफ देखने मिला हुआ था। तो ये एक अच्छी बात होती है कि स्टॉक प्राइस एक रीजनेबल लेवल पे टेक्निकली यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। और उसका मैं टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ाता हूँ और वीकली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, तो जो इसका डिक्लाइनिंग मोमेंटम फरवरी 2022 से स्टार्ट हुआ था और वहां से जो हम एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, तो इसका हमें कुछ ब्रेकआउट भी देखने मिला हुआ है। तो और एक इंडिकेट करता है कि आपका सपोर्ट लेवल तो है, लेकिन सपोर्ट लेवल के यहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ बायर भी देखने मिल रहा है। और डेली चार्ट पे इसने काफी अच्छे मींस 1630 का जो पहले का रेजिस्टेंस लेवल था वो उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से मैं देख रहा हूँ कि स्टॉक में अभी भी एक अपसाइड मोमेंटम का पोटेंशियल रखता है और 1810 का इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस बन सकता है। तो व्यू यहाँ पे बुलिश रिवर्सल साइन का देखने मिल रहा है और पॉजिटिव रहेगा 1810 तक के लिए। में शरद बता के गए, उनमें से एक वीनस पाइप भी था। वीनस पाइप वही स्टॉक है जो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। आप अप्रैल से बात करें, थोड़ा सा वहां से नीचे जरूर आया, लेकिन कल एक जो इनकी मैनेजमेंट मीट हुई है उस पर एक नोट निकल कर आया नवामा का ही, और वो कह रहे हैं कि जो कंपनी जो फर्दर कैपेसिटी एडिशन कर रही है वो इट विल टेक देम टू ग्रोथ बियॉन्ड FY26 ऑल्सो। और प्लस एक और जो खबर शरद अभी बता भी रहे थे कि यूरोपियन मार्केट के लिए भी न्यू सेल्स है ताकि थोड़ा और ग्रोथ को पुश मिल सके। इन सब फैक्टर्स से वीनस पाइप्स, जो कि ऑलरेडी वायर्स एंड पाइप्स के काउंटर्स काफ़ी पसंदीदा पूरे स्पेस में, पॉलीकैब जैसे स्टॉक्स आप देखिए, आर आर कैबल अभी लिस्ट हुआ, वहाँ से आपको पूरे स्पेस में एक अच्छा रुबाब दिखा। लेकिन वीनस पाइप्स थोड़ा ऊपर से नीचे आने के बाद क्या फिर से एक मोमेंटम में आ सकता है? न्यूज़ तो बहुत अच्छी है वीनस पाइप की मैनेजमेंट मीट से जो निकल कर आई है। चार्ट्स क्या कह रहे हैं कपिल वीनस पाइप्स के? वीनस पाइप का हम देखते हैं तो नो डाउट एक स्ट्रक्चरली काफी अच्छा मूव किया हुआ है। 316 का स्टॉक 1500 का लेवल हाई बनाया था, लेकिन इस महीने में अभी तक स्टॉक ने कुछ 17% डिक्लाइनिंग दर्ज की हुई है और खासकर 17% का डिक्लाइनिंग मोमेंटम का जो पोर्शन है वो कल के दिन में ही हमें फैक्टर आउट होने हुए देखने मिला कि कल के दिन का 15% से स्टॉक डिक्लाइनिंग मोमेंटम था। लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के सपोर्ट के लेवल के यहाँ पे आ गया है, लेकिन टेक्निकली मैं एक छोटा सा सिंपल सा प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ कि जो भी मैं चीज बाय करूँ उसके पीछे की कैंडल एटलीस्ट एक ग्रीन होनी चाहिए। तो बेसिकली ये मुझे एक फॉलोइंग द मार्केट का एक सेंस क्रिएट करता है। तो स्टॉक प्राइस 15-17% का करेक्शन हुआ है, लेवल अच्छे, लेकिन मैं थोड़ा सा पॉज करूंगा, वेट करूंगा, कुछ मुझे यहाँ पे पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने मिले, उसके बाद में कुछ ट्रेड हो पाए। लेकिन अभी तक तो काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर ही देखने मिल रहा है इसमें। ये बात वीनस पाइप्स पे हुई, लेकिन आज राइस काउंटर्स को कैसे ट्रेड करें? क्योंकि यहाँ पर भी जो एक्सपोर्ट का जो हालांकि फ्लोर प्राइस है उसे कंसिडर कर रही है सरकार रिड्यूस करने के, लेकिन यूएई को एटलीस्ट एक्सपोर्ट डॉन बासमती का एक्सपोर्ट की भी परमिशन मिल गई है। क्या यहाँ पर एक इम्पैक्ट मिलेगा? देखिए कल भी काउंटर्स चल रहे थे, LT फूड्स हो, KRBL हो, क्या इनमें आज एक ट्रेड बनता है? सोनी आप कैश काउंटर्स ट्रैक करेंगी ना? जी डेफिनेटली नॉट, बट आई थिंक KRBL में भी कल ट्रैक ही कर रही थी। आई थिंक ये एक सपोर्ट है 396 का मुझे दिख रहा है। अगर आज के डे में होल्ड करके थोड़ा बाउंस बैक करता है तो मेरे ख्याल से इसमें दोबारा एक रिवर्सल दिख सकता है, बट इसका रेजिस्टेंस जो है 407 उसके ऊपर ही निकालना चाहिए उसको, तभी जाके ये कंफर्म रिवर्सल रहेगा। तो 407 के ऊपर आप इसको देख सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 420 425 एंड नीचे का जो मैंने कहा है 396 का एक सपोर्ट है, वो अगर ब्रेक करते हैं तो इसको अवॉइड कीजिए। थोड़ा और सेलिंग प्रेशर इसमें दिख सकता है अप टू लेवल्स ऑफ 375। सो इस लेवल को वॉच आउट कीजिए, आज का ही डेज के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, या तो मेक और ब्रेक रहेगा। कल आपको पता है कि कैफेंडो के शेयर के पास नोटिस जब आया GST कलेक्शंस का, तो उसके बाद से वो शेयर टूट गया। शेयर का नाम था डेल्टा कॉप। अब आशीष कचोलिया ने भी बाकायदा 15 लाख शेयर अपने बेच दिए। मैसेज बहुत ही क्लियर हो रहा है कि शायद इस सेकंड डे भी कंटिन्यू करेगा अपनी गिरावट को। और एक और चीज़, ये F&O बैन में भी नहीं गया,
इस तरह के शेयर टिपिकली इतनी बड़ी पोजीशंस के साथ जब काम होता है तो बैन में चले जाते हैं, वो बैन में भी नहीं गया। एक बार जय से चेक करवाते हैं। जय, ये आज भी टूटेगा? क्योंकि कुछ बड़े नाम्स भी अब तो सेल कर रहे हैं शेयर में। कल नो डाउट कल आशीष कचोलिया ने बेचा होगा, या तो स्टार्टिंग में बेचा होगा या तो बाद में। स्टार्टिंग में बेचा तब भी 10% नीचे बेचा होगा। तो डेफिनेटली डिम्पी जी, मुझे लग रहा है अभी भी नीचे जा सकता है, और आई गेस अगर 2 डिजिट पर ये स्टॉक आ जाए तो उसमें सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं होगा, आ भी सकता है 2 डिजिट पर वहां पर मुझे बाइंग लग रही है, क्योंकि ये वीकेंड पिछले 3 दिन से मैं डेल्टा कॉप की एक होटल में ही रह रहा था, दमन में जो स्थित है। तो वहां पर मुझे जो होटल में रश लगा वो काफी एक स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ ये कैसीनो और कैसीनो से सीमित नहीं है, होटल बिजनेस में भी, ऑनलाइन गेमिंग में भी है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है वैल्यू बाइंग आ सकता है, पर डबल डिजिट का जब प्राइस आएगा वहां पर एक वैल्यू बाइंग आ सकता है। तो जीएसटी का ऑब्वियसली वहां पर मुझे कंसर्न नहीं लग रहा था ऑन ग्राउंड। इवन मैंने वहां के मैनेजर से बात की, बट ऑन ग्राउंड मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा था। बट अभी भी लेट सी के 2 डिजिट का जब आएगा 1-2 दिन में भी आ भी सकता है, और वहां पर एक बाइंग फैक्टर वापस से आ सकता है। तो मुझे लग रहा है 80 के भाव शॉर्ट टर्म में आने चाहिए, वहां पर एक थोड़ा सा बाइंग थोड़े स्टैगर्ड मेथड में स्टार्ट करना चाहिए। तो 80 का मुझे भाव लग रहा है विद इन कमिंग वीक्स। ओके, ठीक है, आपको लग रहा है कि डबल डिजिट में आ जाएगा। हालांकि अपने ग्राउंड चेक जो कि अपना एक्सपीरियंस जो आप बता रहे हैं, आपको लग रहा है कि कंपनी वर्थ है लेना, लेकिन ये भाव ठीक नहीं है। ये भाव के लिए आप अभी वेट करेंगे, लेकिन आप इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ज़रूर देखना चाहेंगे। खैर, कल एक दवा को यूएसएफडी से अप्रूवल आई थी, उसका नाम था स्ट्राइड्स फार्मा। अब उसकी थोड़ा और डिटेल भी ले लेते हैं। कुछ रिस्ट्रक्चरिंग भी हो रही है स्टेलिस को लेकर। तो जरा सौमित सरकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जरा पता करते हैं पूरा माजरा क्या है। सौमित, जरा बताएं। तो स्ट्राइड्स जो है वो अपने सीडीएमओ बिजनेस को रिस्ट्रक्चर कर रहा है। इस रिस्ट्रक्चरिंग में एक प्रमोटर कंपनी इन्वॉल्व, स्ट्राइड्स की खुद की सीडीएमओ बिजनेस है, और स्टेलिस फार्मा जिसमें उनकी एक थोड़ी बहुत स्टेक है वो कंपनी इन्वॉल्व है। तो ये स्टेलिस फार्मा में सारी सीडीएमओ बिजनेस को इंस्टॉल किया जाएगा, और इस नई कंपनी को आगे चल के वन सोर्स का नाम दिया जा रहा है। अब स्ट्राइड्स फार्मा के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें एक शेयर मिलेगा वन सोर्स का फॉर एवरी 2 शेयर्स जो वो स्ट्राइड्स फार्मा में होल्ड कर रहे हैं। अब डैम कैप एनालिस्ट के हिसाब से स्ट्राइड्स फार्मा के जो शेयर होल्डर्स हैं उनका करीब 42% हिस्सेदारी होगी ये नई कंपनी वन सोर्स में। अब ये कैसे मदद करेगा स्ट्राइड्स फार्मा के शेयर होल्डर्स के लिए? एक सिग्निफिकेंट वैल्यू अनलॉकिंग हो रहा है ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग से, क्योंकि एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे तो स्ट्राइड्स फार्मा के शेयर प्राइसेस में स्टेलिस बिजनेस को कोई भी या सीडीएमओ बिजनेस को हार्डली कोई वैल्यूएशन दिया जा रहा था करंट मार्केट प्राइस पे। बट अभी फेयर वैल्यूएशन के हिसाब से जो सीडीएमओ बिजनेस बनेगी वन सोर्स करके, उसका जो पर शेयर वैल्यू होगा वो 364 का होगा, और आगे जाके अगर आप पोटेंशियल देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एनालिस्ट के हिसाब से करीब 180 to 200 मिलियन का रेवेन्यू पोटेंशियल है इस बिजनेस का वन सोर्स का, के मार्जिन्स करीब 30% के आसपास हो सकते हैं। आगे चल के ये मार्जिन्स 35% तक भी बढ़ सकते हैं, और जो रेवेन्यू पोटेंशियल है वो डबल होने की एक्सपेक्टेशंस है FY 27-28 तक। तो अगले 2 साल में एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी की जो एबिटा होगी वो करीब 80 to 90 मिलियन US डॉलर्स होगी, और 20 टाइम्स की अगर वैल्यूएशन आप देते हैं तो करीब 1.6 to 1.8 बिलियन US डॉलर्स का वैल्यूएशन बनता है वन सोर्स का, जिसका मतलब ये हुआ कि पर शेयर वैल्यू जो है वो 650 to 750 रुपीस पर शेयर का हो सकता है अगले 2 साल में। इसका मतलब यही हुआ कि जो भी स्ट्राइड्स फार्मा के करंट शेयर होल्डर्स हैं उन्हें वन सोर्स का जो बिजनेस है वो लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो सिग्निफिकेंट वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है स्ट्राइड्स फार्मा के बिजनेस में। एवरी शेयर होल्डर को एक नई बिजनेस की शेयर मिल रही है, जिसकी वैल्यू अगले 2 साल में करीब 650 to 750 रुपीस पर शेयर होने की एक्सपेक्टेशन है एनालिस्ट के हिसाब से। ओके, ठीक है, डन। इंटरेस्टिंग, आपने सारे फैक्चुअली क्लियर कर दिया कि ये पूरा माजरा क्या है। और दूसरा, आप ये भी बता रहे हैं, जितने भी मैं आपको सुन रहा था गौर से, कि ये शेयर अभी भी इसमें काफ़ी दम है। अब हमको ज़्यादा समझने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक टेक्निकल एक व्यू पॉइंट और ले लेते हैं इस पर। ये बात तो तय हो रही है आपकी बात सुन के कि ये शेयर के अंदर काफ़ी वैल्यू है, काफ़ी वर्थ है, जो भी अनलॉक होना बाकी है। सोनी, एक बार ज़रा इस शेयर को चेक करना, क्योंकि कल ये शेयर 7% चला है। बस मेरे को प्रॉब्लम यही है कि थोड़ा नीचे मिलेगा या फिर यहीं से ही फिर इसको अपने पोर्टफोलियो में डाल दें।
ये डिम्पी जी स्टॉक डेफिनेटली चार्ट्स पे स्ट्रांग है। आप इसी लेवल से भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। पोजिशनली की अगर मैं बात करूं तो मुझे 640 के भी टारगेट्स नजर आ रहे हैं, बट वो पोजिशनली होगा। मोस्ट लाइकली 6 to 8 मंथ्स का टारगेट है, क्योंकि स्टॉक ने ब्रेकआउट कल दिया है 490 के ऊपर। तो जब तक 490 और 5010 इस रेंज को वो होल्ड करके स्ट्रांगली हेल्ड का मतलब डिफेंड करता है, तो आप इसमें अक्यूमुलेट कर सकते हैं। आप इस लेवल पे बाय कर सकते हैं। पोजिशनल टारगेट 640 का रहेगा। अगर कोई शॉर्ट टर्म टारगेट ढूंढ रहे हैं तो उसका इमीडिएट टारगेट रहेगा 560 का टारगेट रहेगा। आप दोनों लेवल्स, दोनों टाइम होराइजन के अनुसार इसको प्ले आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक फ्लैश अभी मिनटों में आपके टिकर्स पे नज़र आएगा, और वो ये है कि पूना वाला फिनकॉप में एक खबर आई है। पूना वाला फिनकॉप को ब्रांडेड कार्ड्स लॉन्च करना चाहता है, और ये एनबीएफसी के लिए इंपॉर्टेंट कारोबार होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टॉप से थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, लेकिन ये खबर एक्चुअली बहुत पॉजिटिव है, और वो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च करेगा इंडसइंड बैंक के साथ में। हम मैनेजमेंट को भी लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि चार्ट में क्या चल रहा है। टॉप से करीब 450 से ये करेक्ट होके इस समय 370 के आसपास आया है, और अगर ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड शुरू करता है तो एक तरह से नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा, और इंडसइंड बैंक के साथ करना चाहता है। बट चार्ट्स क्या कह रहे हैं ये हम पता करते हैं। कपिल, ज़रा इसके पूना वाला फिनकॉप के चार्ट्स देख के बताएं कि ये एक अच्छे बाय जोन में आ गया है। पूनावाला जी की स्टॉक की जो ट्रैजेक्टरी देखते हैं तो काफी अच्छी रही हुई है। इनफैक्ट प्रीवियस मंथ में ही उसने ऑल टाइम हाई लेवल बनाया था। ऑल टाइम हाई लेवल से नो डाउट ये स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, लेकिन कोई स्टॉक की ट्रैजेक्टरी काफी अच्छी होती है, और अपने जब भी करेक्शन आता है और वो करेक्शन आपको एक डिसेंट सा करेक्शन होता है, लेट्स से 10-15% के करेक्शन इन जैसे स्टॉक में, और वो अपनी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के यहाँ पे आता है, और आरएसआई भी आपका वहां पे एक ओवरसोल्ड जोन में आ जाता है, तो ये काफी एक किफायती लेवल इंडिकेट करता है। और इसके पहले भी स्टॉक ने काफी बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हमें दिया था कि 328 का उसका एक लेवल था 2022 का, तो 1-1.5 साल का इसका कंसोलिडेशन पैच था, ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट हुआ है, तो मैं टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न इसको मानता हूँ। 371 पे चल रहा है, 371 से लेके 360 का एक इसका सपोर्ट जोन काफी अच्छा है। बाइंग की अपॉर्चुनिटी हम ऑफकोर्स यहाँ पे देख सकते हैं, और बाद में जब ये स्टॉक प्राइस में निखार आता है, ऊपर में कुछ अपमूव आता है, तो पहला उसका जो रेजिस्टेंस बनेगा वो कहाँ ना कहाँ पे 415 का बनना चाहिए। तो 370 से लेके 360 में बाइंग की अपॉर्चुनिटी मुझे इसमें दिख रही है। ठीक है, ये खैर बैंकिंग की बात कर रहे हैं तो एक बार प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का भी हाल ले लेते हैं। लेके आइए डायरेक्टर साहब, ज़रा चार्ट्स लेके आइए आप एक्सिस बैंक के, आईसीआईसीआई बैंक के और इंडसइंड बैंक के साथ, जहाँ पे ये करार भी कर रहे हैं। एक्सिस बैंक तो काफ़ी कड़क चल रहा है, 1000 के ऊपर, 1020 के आसपास। आईसीआईसीआई वहाँ पहुँच रहा है, नीचे से रिबाउंड करके करीब 1000 के आसपास पहुँचने की कोशिश कर रहा है। इंडसइंड बैंक भी लेके आइए। इंडसइंड बैंक 1450, तो कड़क तो हैं, ये तो बात सही है, बहुत जोर से रैली नहीं कर रहे होंगे, लेकिन एचडीएफसी को छोड़ के बाकी तीनों प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बहुत मजबूती से ट्रेड कर रहे हैं, और कोई बहुत मेजर करेक्शन इनमें नहीं दिखाई दे रहा है। अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के ऊपर कॉल लेनी है अभी, जय आप बताइए, तो आप कौन से स्टॉक में बेट करेंगे इन तीनों में से? ये तीनों में से मैं आईसीआईसीआई को अभी अवॉइड करूंगा। एक्सिस और इंडसलैंड थोड़ा फोकस ज्यादा रहेगा, और ये दोनों में से भी इंडसलैंड बैंक पर ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक चार्ट में थोड़ा कंजेशन दिख रहा है। यहाँ पर ऑलमोस्ट ब्रेकआउट जोन पर दिख रहा है इंडसलैंड बैंक। 1442 के वहां पर चल रहा है, 1468 के वहां पर एक ब्रेकआउट है, तो ये बहुत नजदीक है, और कंजेशन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। कंसोलिडेशन काफी टाइम से हो रहा है, सब मूविंग एवरेजेस के कंटिन्यूअसली ऊपर चल रहा है। सो यहाँ पर इंडसलैंड बैंक मेरा पहला पिक होगा, दूसरा होगा एक्सिस बैंक, और तीसरा आईसीआईसीआई बैंक होगा। क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक हम देखें तो बहुत टाइम से ट्राई कर रहा है 1000 के ऊपर सस्टेन करने की, हो नहीं पा रहा, और वो कंटिन्यूअसली वापस से 950 to 1000 के बीच में वापस से कंसोलिडेट कर रहा है। सो एक्सिस बैंक ऑलरेडी 1000 के ऊपर है, वहां पर एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आया, और वापस से अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइवेट बैंक की। जब रैली आएगी तब इंडसलैंड बैंक और एक्सिस बैंक दोनों में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिख सकता है। ओके, ठीक है। तो एक बार फिर लगे हाथ फिर एसबीआई भी चेक करवा लेते हैं। सोनी, एक बार जरा आप एसबीआई को चेक करोगे? एसबीआई भी ठीक लग रहा है, क्योंकि सरकारी बैंकों में से इसने ही लीडरशिप देना शुरू किया है।
जी डिम्पी जी, एसबीआई मेरे ख्याल से काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है कंपैरिजन अपने पीयर्स के साथ। बट इसका एक रेजिस्टेंस है, जब तक वो 610 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है मैं इसमें अग्रेसिव लॉन्ग्स तो नहीं जाऊंगी फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। हालांकि पोर्टफोलियो या इन्वेस्टमेंट के तौर से मेरे ख्याल से अच्छे लेवल पे है, आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड। बट अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मैं देखूं तो 610 के ऊपर ही इसका मेरा बाय रहेगा। उसका ऊपर का टारगेट 625 टू 630 का पहला टारगेट रहेगा। और नीचे के साइड में सपोर्ट फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव अगर इमीडिएटली मुझे डालना पड़ेगा अबव 610 तो 592 का ही मैं स्टॉप लॉस डालूंगी। और पोजिशनली या फिर हम देखेंगे जो इन्वेस्टमेंट पर्पस में है तो उसका अक्यूमुलेशन का जोन अच्छा है। और नीचे के लिए वो लेवल्स के लिए आपको स्टॉप लॉस 570 का डालना पड़ेगा। ठीक है किरण, एक आपसे सवाल है अगली सीरीज का। देखिए आज है 26 तारीख, 28 तारीख को ये सितंबर सीरीज खत्म हो जाएगी, अक्टूबर में मेरे को माल लेना है। तो अक्टूबर के लिहाज से मैं पहला शेयर IRCTC लेके रख लूँ स्टार्टिंग में ही, और मैं इसको पूरे समय दूंगा, पूरा अक्टूबर का महीना दूंगा, यानी मेरे पास 1 महीने का समय है। IRCTC प्लस करना चाहता हूँ, ठीक कर रहा हूँ क्या? तो देखिए अगर ओवरऑल आप रेलवे काउंटर्स देखोगे तो काफी अच्छी एक मूवमेंट हमने देख ली है। उसमें एक अंडर परफॉर्म काउंटर आप चूज कर रहे हो। डेफिनेटली डेली चार्ट के ऊपर है तो वीकली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो IRCTC में अभी एक बॉटम फिशिंग हुआ है, तो बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, हम ऐसा कह सकते हैं। एक जो ऊपर का गैप था 730 740 के आसपास, वो गैप फील करके स्टॉक ने ऊपर 760 तक के हाई बनाए। वापस उसका जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था 660 उसको रिटेस्ट किया है। कल सक्सेसफुली हम देख रहे थे कि 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके काउंटर 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ गए। तो चॉइस आपकी काफी बढ़िया है, मेरे हिसाब से लेना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे 660 का बन रहा है, तो 660 के नीचे के स्टॉप लॉस से बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। ऊपर में कहीं ना कहीं वापस ये 730 60 की रेंज में टारगेट आपको दे सकता है। और जैसे ही 760 के ऊपर जाएगा एक लंबी रैली इसमें एक्सपेक्टेड है। और जैसे ही हम फेस्टिवल सीजन और वेकेशन सीजन को अप्रोच कर रहे हैं, डेफिनेटली IRCTC यहाँ पे लॉन्ग बनता है। ठीक है, आपने कह दिया लॉन्ग बनता है, हम ज़रूर ध्यान रखेंगे। हम अपनी लिस्ट बना रहे हैं, कल भी हम और कल और परसों 2 दिन एक्सपायरी स्पेशल भी करेंगे, आपको नई सीरीज़ के ट्रेड देंगे। तो आज ही हमने शुरुआत की, एक IRCTC को आप नोट करके रख लो, अगली सीरीज़ के लिए बेहतरीन ट्रेड होगा। लेकिन कल एक शेयर बहुत ज़ोर से चला जिसका नाम था MCX। खबर यह है कि नए सॉफ्टवेयर को जल्द लॉन्च करने वाले हैं। शरद मेरे साथ जुड़ रहे हैं ये पूरी जानकारी के लिए, क्या है पूरा माजरा। शरद जरा बताएं आप। जी बिल्कुल, MCX में जो है सबसे पहले हम देखे थे कि थोड़ी सी स्टॉक में ओवरहैंग आई थी क्योंकि डिले हो रही थी उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनके नए सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और यहाँ पे की डेवलपमेंट जो है अभी बन रही है कि जो प्रोग्रेस हो रही है उस पर लगभग 90% का जो ओवरऑल कंप्लायंस अप्रूवल और चेकलिस्ट वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और जो रिमेनिंग 10% है वो अगले 3 से लेकर 4 दिन में कंप्लीट हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो टोटल ट्रांजिशन कंप्लीट जो है अक्टूबर के महीने में जो है देखने मिल सकती है। और रिपोर्ट्स भी सजेस्ट कर रहे हैं कि कंपनी ने जो है अपनी टाइज़ के साथ जो सिवियर कर ली है अपनी टाइज़ उनके जो एक्स फाउंडर जो हैं उन 63 मून्स के साथ। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो नई सर्विस में शिफ्ट करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कॉस्ट सेविंग की। और उस डिले के कारण जो है ऑलरेडी कंपनी को 125 करोड़ का कॉस्ट हर क्वार्टर में देना पड़ रहा था, तो उसके कारण जो है स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आई थी। लेकिन अब जो है स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी देखने मिली है और स्टॉक अपने 52 वीक हाई लेवल्स पे भी है। जब डेवलपमेंट है, लेकिन ये कंप्लीटली नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बाजार को आज ही मालूम चल रहा है। इसके चलते MCX के स्टॉक में गर्माहट बनी हुई है और ट्रेंडिंग हायर है। अगर डायरेक्टर साहब हमारा चार्ट दिखा सकें पिछले 3 या 6 महीने का तो आपको मज़ा आ जाएगा। आपको मालूम चलेगा कल की 120 रुपये की रैली और पिछले 3 महीने से 1500 वाला 1900 हुआ है। विनोद मोदी भी हमारे साथ। विनोद, ये जो डेवलपमेंट बता रहे थे नए प्लेटफॉर्म की, शरद, आपको लगता है ये काफ़ी असरदार हो सकता है MCX के लिए? यहाँ से भी रीरेटिंग हो सकती है इसके बल पे? वेरी गुड मॉर्निंग अजय जी। डेफिनेटली ये जो डेवलपमेंट जो होने का था ये ऐसा नहीं है कि अभी आज पता है। ये बहुत आई थिंक कुछ महीनों से ये था कि कुछ आई मीन मार्केट कुछ फैक्टर इन कर ही रहे थे, लेकिन चूंकि ये डेवलपमेंट अब एक्चुअली आ चुका है तो मुझे लगता है ये डेफिनेटली सेंटिमेंटली काफी पॉजिटिव है। इनके अर्निंग्स को भी बूस्ट करेगा टू एन एक्सटेंट। और स्टॉक देखे तो आई मीन ऐसा कुछ अंडर परफॉर्मेंस रहा नहीं है स्टॉक का। आई मीन अगर मैं 1-1.5 महीने का बात करूं तो, क्योंकि बिकॉज ऑफ ये डेवलपमेंट मुझे लगता है अर्निंग्स अपग्रेड आने चाहिए और जिसकी वजह से स्टॉक शायद फोकस में होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, ये आयशर मोटर में आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉल आई।
और वो है जेफरीज की। जेफरीज ने कहा है कि आयशर मोटर के ऊपर बहुत दबाव बन चुका है ऑलरेडी, बाजार ने ज़रूरत से ज़्यादा डिस्काउंट कर दिया है, राइजिंग कंपटीशन। इनफैक्ट ये भी कहा है कि 25% लैग किया है इंडेक्स को, निफ्टी ऑटो को आयशर ने। ये नए गाड़ियों के चक्कर में बजाज ने, हीरो ने, सब ने हैवी ड्यूटी बाइक्स लॉन्च किए। ये वैल्यू जोन में आ गया है और इस समय इसका टारगेट लगाया है करीब करीब 4150 रुपये जेफरीज ने। और हमने देखा है कि आईटी काउंटर्स में बाजार की रुचि है इस समय। ये कहते हैं कि टेलविंड्स हैं सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में और काफ़ी अच्छी अर्निंग्स बन सकती है। चैनल चेक बता रहे हैं कि कुछ इम्पैक्ट हुआ नहीं है, इनका ये कहना है जेफरीज का, कुछ खास इम्पैक्ट इतने राइजिंग कंपटीशन का हुआ नहीं है और बाजार ने पनिश कर दिया है। तो क्या ये एक बाय जोन में आ रहा है? सोनी, आयशर मोटर्स में भयंकर शॉर्टिंग भी हुई, आपको लगता है इस समय एक ट्रेड बैठता है यहाँ? जी अजय जी, अगर मैं देखूं चार्ट की तरफ से तो ये कंसोलिडेट मोड में ही है एंड डेफिनेटली बाइंग की तरफ है इसमें। आई थिंक अगर 3350 ये लेवल को होल्ड करके डिफेंड करता है, डेफिनेटली इसमें दोबारा आपको रिवर्सल भी दिख सकता है, बाउंस बैक भी करेगा एंड इवेंचुअली इसका पोजिशनल टारगेट काफी अच्छा है, 3600 तक जा सकता है। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। आप इसमें नीचे का एक 3300 का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, पोजिशनल टारगेट ले सकते हैं फॉर 3600। स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है बट काफी जल्दी इस कंसोलिडेशन के बाहर भी आएगा बिकॉज इसमें पोजीशंस बिल्ड हो रहे हैं। सो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की तरफ से ये काफी फेवरेबल एट करंट लेवल्स। आपको याद है अजय, कुछ आई थिंक एक हफ्ते पहले मैनेजमेंट की भी एक कमेंट आए थे कि ये जो गैप है उसे वो न्यू लॉन्चेस से फिल करेंगे। अगर न्यू लॉन्चेस भी कितने सारे हैं इनके, काफ़ी शानदार लॉन्चेस हैं। बॉबर बाइक लॉन्च की है। वो देखिए, ये बाजार का तरीका है, पहले बाजार किसी एक स्टॉक को दबा देता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, ये वो दूसरे स्टॉक चल गए, बजाज और हीरो में अच्छी तेजी आई, चल गए करेक्ट, टाइम टू रिवर्स द ट्रेड, गो बैक टू आयशर। तो बाजार तो यही है ना, मौका हर जगह मिलता है, जहाँ मौका मिले, करेक्ट, मौका एब्सोल्युटली। लेकिन मौका और कहाँ है? जेएसडब्ल्यू एनर्जी के साथ खास कॉन्वर्सेशन 9:45 पर हमने बात की है, क्योंकि जेएसडब्ल्यू एनर्जी आपको याद है वो स्टॉक है जिसमें अच्छी खासी मूव आई है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के जॉइंट एमडी एंड सीईओ प्रशांत जैन आज हमारे साथ होंगे। पावर शॉर्टेज की कैसी स्थिति है और अगले 3 से 5 साल तक क्या अभी बनी रह सकती है, कितनी कैपेसिटी एडिशन पर फोकस कर रहे हैं, ये सारे सवालों के जवाब आपके लिए खास कॉन्वर्सेशन लेकर आएंगे। एक छोटी सी झलक भी सुनवाते हैं इनफैक्ट आप। जो हमने स्ट्रैटेजी 2.0 अनाउंस की थी, जिसके अंदर में हम करीब 20,000 मेगावाट की जनरेटिंग कैपेसिटी और 40,000 मेगावाट आवर के हम स्टोरेज करने का हमने प्लान किया 2030 तक। इस सब के लिए हमारे पास सफिशिएंट कैश फ्लो हम लोग जनरेट करते हैं, क्योंकि हम साल का करीब 3,500 से 4,000 करोड़ रुपए का फ्री कैश जनरेट कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में और बढ़ेगा। और उसके साथ में हम ये स्ट्रैटेजी 2.0 को कंप्लीट करेंगे। लेकिन जैसा आपने बोला कि हमारे पास में दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, बिकॉज़ कंट्री के अंदर में आज की तारीख में पावर शॉर्टेज है, इनफ एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे ग्रुप के पास में ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना टारगेट को एग्रेसिवली भी कर सकें। सो हम लोगों को लगता है कि हम लोग जो स्ट्रैटेजी 2.0 से बेहतर कर सकते हैं, तो उसके लिए अगर हमें कैपिटल को रेज करने की ज़रूरत हुई तो हम उसके लिए तैयार हैं। और उसके लिए हमारे डिस्कशंस भी चलते रहते हैं, बिकॉज़ लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, बिकॉज़ हमारी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ पास्ट में इतनी अच्छी रही हैं और हमारे जो कैश फ्लो रिटर्न्स हैं वो इंडस्ट्री में बहुत बेहतर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप पूरी खास इंटरेक्शन 9:45 पर सुने। काफ़ी पसंदीदा स्टॉक है स्टॉक मार्केट का और इसमें अच्छी खासी मूव भी पीछे के समय बनी है। आगे के ग्रोथ प्लान्स का क्या है मैनेजमेंट से खास सुनिए आप। लेकिन कुछ और स्टॉक्स भी डिस्कस करते हैं। और आज जिन स्टॉक्स पर रिपोर्ट्स अभी हमें पूजा भी शेयर करके गई, पीबी फिनटेक भी एक स्टॉक है जिस पर स्पार्क की एक रिपोर्ट। हालांकि पीबी फिनटेक के मैनेजमेंट आज हमारे साथ होंगे 10:10 पर। कल हमारे सिस्टर चैनल पे भी थे और काफ़ी अच्छी बुलिश कमेंट्स थे उनके। पैट पॉजिटिव होने की बात कर रहे हैं FY24 में, FY27 तक तो वो 1000 करोड़ तक के पैट की बात कर रहे हैं। आशीष दहिया हमारे साथ होंगे आज। लेकिन जो स्पार्क की एक रिपोर्ट है वो ये कहती है, वो तो अपने रेटिंग को रिड्यूस कर रहे हैं, यहाँ से 700 रुपये का टारगेट दिया है। और उन्होंने कहा है कि छोटे प्रीमियम में हालांकि रेवेन्यू बिल्कुल बेहतर होंगे, लेकिन प्रीमियम जो मार्जिन है उनका बहुत छोटा है, ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद नहीं लगती स्पार्क को। पीबी फिनटेक पर ट्रेड कैसे करना चाहिए, कपिल आप बताएं।
फिनटेक का जो मैं चार्ट एनालिसिस कर रहा हूँ, तो जब ये इसका आईपीओ लिस्टिंग हुआ तो उसके बाद में तो वन वे इसका डिक्लाइनिंग मोड में आया था और स्टॉक प्राइस काफी महीनों से, आई थिंक एक साल से एक स्लोली स्टडी लेकिन अपवर्ड मोमेंटम के ट्राजेक्टरी में तो है वैसे। तो एक बुलिश का बेसिक इंफॉर्मेशन देखने मिल रहा है और अभी के टाइम पे जो हम देख रहे हैं डेली चार्ट में मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो काफी टाइम से इसका एक राइजिंग चैनल में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अभी ये स्टॉक राइजिंग चैनल के लोअर बैंड के यहाँ पे आता है जो इंडिकेटर करता है कि प्राइस के लेवल्स काफी अच्छे हैं। वैसे स्टॉक का यहाँ पे अभी तक तो कोई बुलिश रिवर्सल साइन नहीं देखने मिला है। 742 के यहाँ पे चल रहा है। थोड़ा सा मैं देखूंगा कि 700 रुपए से लेके 710 के लेवल के यहाँ पे पहले मैं आने दूंगा और वहां पे मुझे कुछ बुलिश रिवर्सल साइन देखने मिली तो मैं वहां पे ट्रेड करूंगा। तो थोड़ा सा कंडीशनल होगा, थोड़ा सा पेन मुझे ऑनगोइंग बेसिस पे देखने मिल रहा है। थोड़ा सा करेक्ट होने के बाद में 700 का लेवल मुझे स्टॉक के लिए अच्छा देखने मिल रहा है। ओके, तो ये तो आपका एक चार्ट्स पर एक व्यू है पीबी फिनटेक का। वो एक फंडामेंटल व्यू है जो ब्रोकरिंग हाउस ने रिपोर्ट पर अपना दिया है। लेकिन बढ़ते हैं आगे, कौन से स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए, इस पर दो खास रिसर्च आइडियाज़ हमारे लिए आशीष कपूर लेकर आया, हमारा खास मुनाफे का फंडा। आइए उनसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं कौन से आपके दो आइडियाज आज? देखिए, मेरे मुताबिक जो पब्लिक सेक्टर बैंक स्पेस है इसमें अभी भी बहुत अच्छा दम है और मेरे मुताबिक यहाँ पे अभी भी बहुत अच्छा कैपिटल क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स को मिल रहा है। इसमें जो मेरा पिक जो पहले भी मैं दे चुका हूँ कई बार, इस पीएनबी मेरे मुताबिक पीएनबी का बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो लगातार अगले कुछ तिमाहियों में लगातार इम्प्रूव होनी चाहिए और अभी भी वैल्यूएशन वाइज वो बहुत सस्ता है कंपेयर टू जो बाकी के पब्लिक सेक्टर के यूनिट के बैंक्स हैं या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या मार्केट ऐसे जनरल है। तो मेरे मुताबिक यहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 125 का आप टारगेट ले सकते हैं एक साल के व्यू से। वोलेटाइल जरूर रहेगा और अगर आप बने रहे हैं तो मेरे मुताबिक एक साल में 125 का टारगेट आपको मिलना चाहिए एटलीस्ट, उसको एक्सीड भी कर सकता है। वो यहाँ से 50% प्लस अपसाइड आपका पोटेंशियल मिल रहा है विद वन ईयर होल्डिंग। सो ये मेरी रहेगी फर्स्ट पिक। जहाँ तक सेकंड का सवाल है, एचडीएफसी बैंक काफी अच्छे लेवल्स पे आया हुआ है। इसमें थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है पर अगर आप देखें तो एक हिस्ट्री इसकी बैंक की बहुत अच्छी रही है एप्रिसिएटिंग में और जो मेरा अपना मानना है कि जहाँ पे भी एक बहुत अच्छा फेयर वेदर स्टॉक तो एक कठिन समय से गुजरता है तो वह एक बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी देके जाता है। एचडीएफसी बैंक इज नो एक्सेप्शन। मेरे मुताबिक यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बहुत सुनहरी मौका है एक्युमुलेट करने का स्टॉक। इसमें बहुत सेफ्टी भी है क्योंकि डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है। अगर आपको समय जरूर लगेगा, पेशेंस जरूर टेस्ट करेगा, पर जब भी टर्न अराउंड होगा तो मेरे मुताबिक बहुत आराम से 2000 का टारगेट एक साल के होल्डिंग में आना चाहिए। तो इसमें दिस इज लो रिस्क लो एंड रीजनेबली गुड रिटर्न और पीएनबी इज लिटिल बिट ऑफ रिस्क बट मच हायर रिटर्न। तो जैसे भी जो भी आपका रिस्क रिटर्न प्रोफाइल है उसके मुताबिक आप दोनों में से कोई भी आप स्टॉक चुन सकते हैं या दोनों ले लें तो इवन बेटर है। मेरे मुताबिक दोनों में रिटर्न पोटेंशियल बहुत अच्छा है और रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, तो ये आपने दो अच्छे आइडियाज ऑफ कोर्स, पीएनबी और एचडीएफसी बैंक दोनों बेहतरीन स्टॉक्स, ये आप पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए एक साल की अवधि के लिए ऐड करने की सलाह दे रहे हैं। शुक्रिया आशीष आज समय देने के लिए। देश के सबसे भरोसेमंद बिजनेस चैनल ईटी नाउ स्वदेश के 2 साल पूरे होने वाले हैं। मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, अभी इंडिकेटिव टिक्स भी आना शुरू हो जाएंगे, उससे ठीक पहले कुछ एक और शेयर जरा चेक करा लेते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ मजबूती आपको बनती हुई दिख रही है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। सोनी एक बार जरा आप चेक करेंगे, चंबल फर्टिलाइजर ये अगली सीरीज में रोल ओवर करने वाला शेयर है क्या? रोल ओवर कर जाए जिनके पास पड़ा हुआ है। इस सीरीज में नुकसान तो नहीं हुआ बट फायदा भी नहीं हुआ। जी मेरे ख्याल से चंबल फर्टिलाइजर थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। अगर रोल ओवर की बात करें तो थोड़ा वेट कीजिए बिकॉज अगर 292 के ऊपर ये निकालता है तो बेहतर रहेगा।
कंसोलिडेशन मोड काफी स्ट्रांग है, कोई डिसाइसिव ब्रेकआउट तो अभी तक दिखा नहीं रहा है, सिग्नल नहीं है। सो 290 का इंतजार कीजिए, 290 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है कंसोलिडेशन से तो मेरे ख्याल से अच्छा है। 325 का भी आपको टारगेट्स मिल सकते हैं इमीडिएटली इन 1 वीक और सो, बट अभी के लिए आप इसको वेट कीजिए, वेट एंड वॉच पे मैं इसको डालना चाहूंगी। ओके ठीक है, वेट एंड वॉच पे डालना चाहेंगे। एक और शेयर है जय, जरा आप चेक कीजिएगा। कल वो शेयर दिया था मितेश पंचाल ने, उस शेयर का नाम है DCW। कल 2-2.5% ऊपर था, आज मार्केट को फिर से गैप डाउन मिलेगा, उसके अंदर भी ये शेयर अगर नहीं टूटा तो अच्छा चल जाएगा। एक बार जरा आप चेक करेंगे DCW। तो DCW का मुझे चार्ट अभी के लिए अच्छा लग रहा है, बट वहां पर ये 57 का भाव अगर सस्टेन हो जाए जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, तो मुझे ये स्टॉक में वापस से बाय करने की सलाह मिलेगी, क्योंकि जब तक 57 निचली साइड पे होल्ड कर रहा है तब तक टेंशन की बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। RSI भी काफी मॉडरेट जोन में, काफी कंसोलिडेशन में दिख रहा है, यहाँ से MACD भी वहां से दिख रहा है, और स्टॉक एवरी मूविंग एवरेज के ऊपर चला है। 21 डे पर्टिकुलरली जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिए काफी हेल्पफुल रहता है, और उसको सपोर्ट लेके वापस से ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर किसी को ट्रेड लेना हो यहाँ से भी तो बिल्कुल ले सकता है, बट स्टॉप लॉस अराउंड 57 का रख के 63-64 तक के टारगेट यहाँ पर दिख सकते हैं। तो कॉशियस व्यू है थोड़ा, बट स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा दिख रहा है, तो बाय करने की सलाह रहेगी यहाँ से। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक छोटी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है सेलान ऑयल एक्सप्लोरेशन। खबर ये आई है कि वो एक कंपनी मर्ज कर रहे हैं अपने में, और अगर आपने ध्यान दिया हो तो सेलान ऑयल एक्सप्लोरेशन में प्रमोटर चेंज भी हुआ है। इसका चार्ट लेके आइए, जो बहुत पुराने बाजार देखने वाले हैं वो कहेंगे कि एक हमेशा एक प्रॉमिस स्टॉक रहा, इसके तेल के कुएं हैं, निकलेगा तेल, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट हुआ नहीं बहुत ज़्यादा। अब इसके अंदर मैनेजमेंट चेंज हुआ है। एक बार चार्ट लेके आइए डाक्टर साहब, सेलान ऑयल एक्सप्लोरेशन चार्ट लेके आइए डाक्टर साहब। ठीक है, इसके चार्ट के बारे में बात करते हैं। जय, आपने सेलान ऑयल एक्सप्लोरेशन का चार्ट हाल ही में देखा है? ऐसा अभी ध्यान नहीं गया ज्यादा, बट अभी आपने बोला तो देखा, बिकॉज स्टॉक वैसे तो अच्छा चार्टिकली अभी अच्छा दिख रहा है, बट मुझे थोड़ा ऑयल कंपनीज पर अभी थोड़ा वो जैसे क्रूड बढ़ रहा है डॉलर इंडेक्स में, तो यहाँ पर एक थोड़ा कॉशियस व्यू रहेगा। ओवरऑल स्टॉक काफी पैटर्न वाइज देखे तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न फिनिश करके वहां पर वापिस से रिट्रेस कर रहा है, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं लग रहा। स्लोली एंड स्टेडीली ये स्टॉक मूव कर रहा है ऐसा लग रहा है। ओवरऑल हम देखें तो जो सपोर्ट लाइन थी अराउंड 384 के, वहां पर इसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया। थोड़ा लॉन्ग टर्म चार्ट देखे तो हाई लो की पैटर्न भी बन रही है, तो स्टॉक ओवरऑल काफी अच्छा दिख रहा है। बट जो मोमेंटम जो अभी के बाजार में सब जो एक्सपेक्ट करते हैं वैसा मोमेंटम नहीं आएगा। स्लो एंड स्टेडी मूविंग है, तो ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए काफी अच्छा रहेगा, बट अभी के लिए थोड़ा स्लो चलेगा ऐसा लग रहा है। ज्यादा अपसाइड नहीं दिख रही, 420 तक की अभी दिख रही है, तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हो, बट ओवर 1-2 महीने के लिए थोड़ा आपको रिटर्न ज्यादा नहीं मिल सकता। कुश वोरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके भी आइडियाज ले लेते हैं। कुश, गुड मॉर्निंग, क्या ट्रेडिंग आइडियाज लेके आए हैं आप? लॉन्ग शॉर्ट मिक्स है, कॉशियस है, या आउटराइट बाइंग के मूड में? जी हाँ जी, फर्स्ट ऑफ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, आइडियाज तो आउटराइट बाय के ही हैं, मार्केट पे व्यू थोड़ा सा कॉशियस है। देखिए, कल भी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि हो सकता है टेक्निकल रिबाउंड मिले, एक पॉजिटिव बाइस के साथ हम थोड़ा सा ट्रेड करें, बट ओवरऑल सेटअप जो है अभी भी इतना एनकरेजिंग नहीं लग रहा। आई डोंट थिंक वी कैन कॉल इट दैट वी आर आउट ऑफ द वुड्स येट। सेम व्यू अभी भी बरकरार है। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रगल जारी रहे कुछ दिनों के लिए, तो 19,500 के सपोर्ट और 19,900 के रेजिस्टेंस जोन के हिसाब से आप प्ले कर सकते हैं। बैंक निफ्टी पे 44,400 एंड 45,100 के जो लेवल्स हैं इनके बीच में प्ले कर सकते हैं। अगेन हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए बायस पॉजिटिव हो, बिकॉज मंथली एक्सपायरी है, बट ओवरऑल सेटअप अभी भी थोड़ा सा कॉशियस लग रहा है। जहां तक ट्रेडिंग आइडियाज की बात है, 2 स्टॉक्स हैं मेरे। पहला है ट्रेंड। यहाँ पे एक अच्छे लंबे कंसोलिडेशन के बाद कल एक वॉल्यूम बैक ब्रेकआउट आया था। स्टॉक ने 2100 का जो रेजिस्टेंस जोन था इसको कंफर्टेबली क्रॉस किया है, तो यहाँ पे आप नियर टर्म के हिसाब से बनाना चाहें तो 2190, 2220 के 2 टारगेट्स के लिए प्ले कर सकते हैं। 2140 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और GSFC, इसके बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया था, और कल यहाँ पे भी हमने एक वॉल्यूम बैक अच्छा सर्ज देखा था।
यहाँ पे नियर टर्म के लिए 185 195 के टारगेट्स रहेंगे, 165 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉक्स आपके और कुछ तो क्या अच्छे कॉल्स दे रहे हैं। कल ऑप्शन का ट्रेड भी बहुत अच्छा था उनका, क्लोजिंग में हम बात कर रहे थे और इनफैक्ट कल डिम्पी भी उन्हें एक्नॉलेज कर रहे थे। उनका आईबी हाउसिंग पैनलिस्ट तो का हमारे एक से एक, सब सारे पैनलिस्ट एक से बढ़कर ऐसा एक हैं। बनना चाहिए भी, पैसा बनना चाहिए, सही पकड़ा आपने। ठीक है, चलिए एक रिकैप क्विक पूजा के साथ आज के एक्शन स्टॉक्स का भी लेते हैं। जी, शुरुआत सबसे पहले टाटा स्टील से करेंगे। मूडीज ने लॉन्ग टर्म रेटिंग अपग्रेड कर दी है, BA1 से बढ़ाकर Baa3 की दी है, तो ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा। डेल्टा कॉपर भी नजर रखिए, कल भारी गिरावट देखने को उम्मीद थी और अब एक और झटका कंपनी को आशीष कचोलिया ने करीब 15 लाख शेयर्स की बिकवाली की है, 0.5% हिस्सेदारी की, तो आज ये स्टॉक वापस से फोकस में रहेगा। सेंचुरी टेक्सटाइल्स पर भी नजर रखिए। बैंगलोर में कंपनी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें कि माना जा रहा है कि 3000 करोड़ की रेवेन्यू की पोटेंशियल है इस प्रोजेक्ट के जरिए, तो इस स्टॉक पर भी फोकस रहेगा आज। मैनकाइंड फार्मा, यहाँ पर कंपनी ने अपने राजस्थान उदयपुर फैसिलिटी में कामकाज शुरू कर दिया है और इस फैसिलिटी के जरिए जिस API जिस ड्रग पर कंपनी काम करेगी उस पर सिर्फ एबॉट अभी तक काम कर रही थी। जब इस पर कामकाज शुरू हो चुका है तो दवा के लॉन्च होने के बाद इस सेगमेंट में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी मैनकाइंड फार्मा बन जाएगी इस सेगमेंट में। और आखिर में बात करते हैं विष्णु प्रकाश की। हाल ही में कंपनी का IPO भी आया था और कंपनी ने अपने पहली तिमाही के नतीजे घोषित किए हैं। आय में करीब 49% की ग्रोथ और मुनाफे में 50% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की। शुक्रिया पूजा, ये सारे एक बार रिकैप हमारे व्यूअर्स के साथ कंपाइल करके लाने के लिए। कल जो पॉकेट्स जिनमें अच्छी मूव थी उनमें रियल एस्टेट स्टॉक्स भी बहुत अच्छे चल रहे थे। गोदरेज प्रॉपर्टी स्पेशली आप 4% की ऐसे बाजार में जहां कुछ सेलेक्टिव पॉकेट्स में ही मूव थी रियल एस्टेट, वहां पर एक न्यूज़ भी आई है। क्या रियल एस्टेट में एक फॉलो बाइंग आ सकती है? DLF तो आज हमारे स्टॉक्स हमारे एनालिस्ट ने लिया है, आई थिंक किरण ने लिया है DLF। क्या गोदरेज प्रॉपर्टीज या प्रेस्टीज जैसे काउंटर्स, कोई दूसरे रियल एस्टेट काउंटर्स आपके रडार पर होंगे सोनी? आई थिंक DLF ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो दूसरा जो रियल एस्टेट सेक्टर में हम देखेंगे वो है ओबरॉय रियल्टी। उसमें भी काफी अच्छा सपोर्ट से बाउंस बैक कर रहा है। 1120 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऊपर उसका मेरे ख्याल से आज टारगेट रहेगा इंट्राडे के लिए 1150 to 1165 के बीच में ये बाउंस बैक करने की तैयारी है। वो इंट्राडे ट्रेड ही लग रहा है। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो पोजिशनली आप इसको 1200 के ऊपर दोबारा देख सकते हैं। सो ओबरॉय रियल्टी इज ऑल्सो लुकिंग क्वाइट गुड अभी यहाँ से करंट लेवल्स पे लेने के। ठीक है, इंडिकेटिव लेवल फ्रीज हो रहे हैं तो निफ्टी आज गिरावट के साथ तो नहीं खुलेगा। आज पहला टिक हो सकता है हरे निशान का ही दिखा है, लेकिन इस बीच खबरें भी काफ़ी हैं। और ठीक मार्केट खुलने से पहले क्या खबर है, हमारा एक सेगमेंट होता है उसके अंदर आपको मार्केट की बज़ बताते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए। शरद बताएं। जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला है JK पेपर और यहाँ पे सोर्सेज जो है ET नाउ स्वदेश को बता रहे हैं कि कंपनी जो है अपने सारे प्रोडक्ट्स में जो है प्राइस हाइक लेने वाली है। अब ये जो है सितंबर 30 से जो है लागू होने वाला है। ये जो प्राइस हाइक होने वाली है इसके दो कारण है। अपवर्ड मूवमेंट हो रही है प्राइसेस की, आपकी पल्प का लेके और वुड के प्राइसेस को लेके। पिछले 2 महीने में 10% का भी जो है ग्रोथ देखने मिला इन प्राइसेस। अब इम्पॉर्टेंट बात ये भी बता दें कि जो CPM यूनिट होती है पैकेजिंग बोर्ड की, यहाँ पे जो है सारे प्रोडक्ट्स की जो प्राइस हाइक है लगभग आप कह सकते हैं 2500 से 3000 पर मेट्रिक टन ली गई है। और जो SPM यूनिट है वहाँ पे भी 3000 पर टन का जो है प्राइस हाइक देखने मिला है। तो ओवरऑल जो है प्राइस हाइक देखने मिल रही है। और याद रखिए हमने जो है मेल्ड क्वेरीज भेजा था कंपनी को और वहाँ से कोई रिप्लाई भी नहीं आया है। तो JK पेपर जो है दिन के ट्रेड में ज़रूर अपने फोकस में रखिएगा। और ओवरऑल अगर पैकेजिंग सेगमेंट की भी बात करें तो फेस्टिव सीजन में भी जो डिमांड बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रहा है, तो इस स्टॉक को अपने रडार में ज़रूर रखिएगा। बिल्कुल रखेंगे क्योंकि कल भी पेपर स्टॉक्स के अंदर बस था थोड़ा बहुत, और हालांकि मार्केट के पार्टिसिपेंट के तौर पर एक छोटा सेगमेंट है, बट फिर भी जब ये चलता है तो कई दिनों तक 2-3 दिन तक अच्छा मूव दे देता है। JK पेपर ही चेक करवा लेते हैं क्योंकि आप इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। खुश, जरा JK पेपर चेक करेंगे आप? हाँ, मुझे ध्यान है कल भी हम पेपर स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और अदर बट डे और टू बैक। और यहाँ पे स्ट्रक्चरली अभी भी जो इसका ट्रेंड था ये मैं कहूंगा कि इंटैक्ट है। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि अगर आप देखें तो मार्केट के साथ जो डिप आया था वहां पे
हमारे 20-डे मूविंग एवरेज जो है इसके आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और रिबाउंड एक अटेम्प्ट किया है, तो कहीं भी कोई ब्रेकडाउन नहीं नजर आ रहा है। अच्छे खासे रनअप के बाद जो एक छोटा सा कंसोलिडेशन है, प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, वो भी स्टॉक के लिए हेल्दी है। सो यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट अच्छा बन रहा है। सो जेके पेपर यहाँ से भी कोई लेना चाहे तो बिल्कुल फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। 400 और 415 के दो टारगेट्स के लिए इन्हें बाय करें। स्टॉप लॉस जो है इसको 375 के पास लेके चले, जिसके आसपास इसने रिसेंटली लो बनाया था। सो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। The dip is perhaps a healthy one to enter at these levels. कुछ का शेयर को हाँ, और हम आगे बढ़ रहे हैं बिग बोल्ड ब्रोकरेज के साथ। केआई इंडस्ट्रीज आज की कंपनी है जिस पर की नज़र रखी है। यहाँ पर प्रभुदास लीलाधर की रिपोर्ट आई है और डबल अपग्रेड आए हैं। इसमें रेटिंग भी बढ़ा दी है, होल्ड से अपग्रेड करके खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य भी 2319 से बढ़ाकर 2908 कर किया है। लगभग 600 रुपये प्रति शेयर की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है लक्ष्य में। यहाँ पर कमेंट्री भी जो आई है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन पर कंपनी जिस तरह से फोकस कर रही है वो काफ़ी पॉजिटिव है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में कंपनी की तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी की बैलेंस शीट भी मजबूत है और नेट कैश फ्लो की बात करें तो करीब 400 करोड़ का नेट कैश फ्लो है कंपनी के पास। और इसके अलावा घरेलू और एक्सपोर्ट मार्केट में भी 3570 करोड़ की मजबूत ऑर्डर बुक है इस वक्त कंपनी की। आने वाले समय में रिपोर्ट्स का कहना है कि आय, एबिटा और मुनाफे में करीब 16%, 20% और 21% की औसत ग्रोथ देखने का अनुमान है। तो इस रिपोर्ट के चलते आज केआई इंडस्ट्रीज पर नजर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस स्टॉक के बारे में बात करते हैं केआई, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक तरीके से जो फूफा जी नाराज होकर दूसरे कमरे में सो जाते हैं वो है बिहेवियर। इस समय प्रियंका का फेवरेट जुमला है ये। रिलायंस इंडस्ट्रीज पूरे बाजार से मुंह फुला के दूसरे कमरे में जाके बैठ गया। 5 दिन से निकला नहीं है कमरे से, इतना नाराज बैठा है। लेकिन लोगों का ये भी कहना है, स्ट्रेटेजिस्ट का और एनालिस्ट का, कि ओवरसोल्ड जोन में चला गया। कल थोड़ी सी रेजिलेंस ऐसी लग रही थी, स्टार्ट होगी, लेकिन 2350 पे आ गया है, बिल्कुल फ्रिजल आउट जब से ये डीमर्जर वाला मैटर खत्म हुआ है। हाँ। तो ये, लेकिन पॉइंट ये है कि 5 दिन में इसमें अच्छी खासी कमजोरी आ चुकी है। क्या एक ओवरसोल्ड जोन में राइप फॉर रिबाउंड बना है? कपिल शाह, जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट्स और ट्रेड सेटअप हमें देख के बताइए, क्या ये ओवरसोल्ड जोन में चला गया है? देखने लायक है कि यहाँ से अगर रिबाउंड आता है बाजार को भी संभालेगा और ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स को पैसा दे सकता है? ये बात तो सही है कि अगर स्टॉक तो ओवरसोल्ड में तो आ ही गया है और टिपिकल जो हुआ का बिहेवियर रहता है वो वही पैटर्न को फॉलो कर रहा है। काफी अलूफ मार्केट मोमेंटम से चल रहा है। स्टॉक में 2350 2340 का एक सपोर्ट लेवल तो है। लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज जो हम 200 पीरियड की मूविंग एवरेज देखते हैं तो अराउंड उसी लेवल के यहाँ पे भी चल रहा है, लेकिन अभी तक हमें कोई रिवर्सल साइन नहीं देखने मिली हुई है। तो यहाँ पे हमें प्रीएम्प्ट नहीं कर रहा है कि यहाँ से स्टॉक रिवर्स कर सकता है। और ये स्टॉक का काफी बार ऐसा होता भी है कि जो स्टॉक ओवरसोल्ड होते हैं तो काफी लंबे समय तक भी वो ओवरसोल्ड का स्टेटस वो अपना है वो मेंटेन किए हुए बनाए रखते हैं। तो 2340 पे है, थोड़ा सा और भी वीकनेस मुझे देखने मिल रहा है, लेकिन 2340 पॉइंट का एक नीचे की गिरावट पॉसिबल हो सकती है। लेकिन 2340 का जो लेवल, 2300 का जो लेवल होगा वो स्टॉक के लिए काफी अच्छा सपोर्ट लेवल होगा, क्योंकि स्टॉक ने काफी डीप रिट्रेसमेंट भी दे दिया हुआ है और 2300 का लेवल पहले भी काफी टाइम से बहुत ही अच्छा मूव किया हुआ है। तो थोड़ी सा पेन है, लेकिन 2300 काफी अच्छा सपोर्ट लेवल रहना चाहिए। चंदन, आपके ट्रेडिंग आइडियाज कैसे दिखाई दे रहे हैं? चंदन, ओवरऑल देखें तो बाजार ने कल निफ्टी ने 19,600 के सपोर्ट को होल्ड किया। पिछले 5-6 दिनों से निफ्टी लो राइज लोअर लोज बना रहा था, तो 19,600 एक मेजर सपोर्ट है। और आप देखोगे कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट गेन नंबर भी है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास है। तो मेरा फोकस रहेगा एस्कॉर्ट पे। आप यदि स्क्रीन पे एस्कॉर्ट्स का प्राइस बताओगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि 13-14 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। एस्कॉर्ट्स का जो क्लोजिंग हुआ है वो काफी अच्छा है और कल गेन हुआ था, पुट राइटिंग हुआ है। सेटअप के हिसाब से ऐसा लग रहा है 3180 सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 3400 तक का मूवमेंट बनेगा। तो एस्कॉर्ट्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। उसके अलावा दूसरे काउंटर पे यदि हम फोकस करें तो टाटा कंज्यूमर हो सकता है, जहां पे ओवरऑल पॉजिटिव बायस दिख रही है। तो सिलेक्टिव ऑटो, कंजम्पशंस, इन काउंटर पे फोकस करना चाहिए। और निफ्टी हम 19,600 के सपोर्ट से यहाँ पे पॉजिटिव बायस से कामकाज करने की सलाह देंगे।
ठीक है, तो मार्केट खुलने वाला है 40 सेकंड बाद। आपके दोनों शेयर मैंने नोटिस कर लिए, एक तो टाटा इन्वेस्टमेंट्स और दूसरा आप एस्कॉर्ट्स कबोटा के बारे में बता रहे हैं जो कल अच्छा बंद भी हुआ है। जल्दी से करते हैं आज शेयर कैसे खुलेंगे, कौन मजबूती देगा। टाटा स्टील देगा शुरुआत में, टाटा कंज्यूमर्स देगा, आइशर मोटर देगा, एल&टी देगा। ये कुछ शुरुआत में तेज़ है। अच्छी बात यह है कि निफ्टी गैप डाउन नहीं कर रहा। दूसरी अच्छी बात यह है कि सारे के सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं ठीक एक्सपायरी से पहले 19,500-600 की रेंज में, जो कि मेगा सपोर्ट एरिया है। अब दूसरी बात, आज कमज़ोर कौन कौन सा करेगा मार्केट को? कोटक, HDFC बैंक, ये दोनों लीडरशिप हैं जिनके पास अभी आधे % तक की शुरुआती गिरावट है। यही अगर पलट गए तो फिर आप सोचें बाजार ज़रूर चलेगा। अब देखते हैं आज ओपनिंग कैसे हो रही है। 8 पॉइंट का पहला टिक हरे निशान में, 1000 से ऊपर शेयर एडवांसेस में मिले हैं। अभी तक पिक्चर ठीक है, अभी तक ऐसा कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है क्योंकि दोनों के इंपॉर्टेंट सपोर्ट बरकरार है। उसका 44,500 है और इसके पास 19,500 550 वाली रेंज आप सपोर्ट ही मान के चलिए। 1046 है और अभी आज शुरुआत में देखते हैं अब कौन कौन से शेयर लीडरशिप ले रहे हैं। टाटा स्टील करीब 1 से 1.5% ऊपर, आइशर मोटर रिपोर्ट आई 1 से 1.5% ऊपर, टाटा कंज्यूमर्स ठीक है % ऊपर, डॉक्टर रेड्डीज % ऊपर, एल&टी % ऊपर। कोई ऐसा बड़ा शेयर नहीं दिख रहा जहाँ पे थोड़ा दम लगे। थोड़ा सीमेंट के अंदर रोल ओवर अच्छा जा रहा है, तो आप यहाँ पे अल्ट्रा, ग्रासिम जैसे कुछ एक शेयर्स को वापस हरे निशान में देख पा रहे हैं। आते हैं शॉर्ट काउंटर्स में। TCS का पार्टिसिपेशन नहीं है, आज % नीचे है। कोटक का भी नहीं है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी नहीं है, एक्सिस का नहीं है, HDFC बैंक का नहीं है। ये सब है तो नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचा पा रहे, इसलिए आज थोड़ा और शेक करने का वक्त है। आज आपके सपोर्ट बचे रहेंगे ऐसा स्क्रीन देख के लग रहा है। क्या रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा? ऐसा स्क्रीन देख के नहीं लग रहा। तो दोनों चीज़ों में आपका जवाब है ना, कि ये टूटेगा भी नहीं और वो चलेगा भी नहीं। शायद रेंज में शुरुआती कारोबार तो रहे, एक बार ब्रेक होगा उसके बाद फिर आगे की रणनीति तय करेंगे। और निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर अगर चेक करेंगे तो VBL चल रहा है, HDFC, AMC, कैनरा और कोलपाल जैसे शेयर्स, ये कुछ एक शेयर हैं जो मोमेंटम में दिख रहे होंगे आपको। बर्जर सेकेंड डे है जब टूट रहा है आज। ICICI और इसके अलावा नौकरी, ये कुछ एक शेयर हैं जो शुरुआत में आज थोड़ा दबाव में है। निफ्टी 11 पॉइंट ऊपर फिर से आ गया है। ये ऐसे ही जगल करेगा आप, इसलिए ज़्यादा डरिए मत, घबराइए मत। और ऑप्शंस वाले कृपा करके इंट्राडे ही काम कीजिए, कैरी फॉरवर्ड मत लेके जाना, जैसे नहीं तो आज के दिन सारे प्रीमियम गुम हो जाएंगे आपके अगर आप रखोगे तो। इसलिए इंट्राडे काम करो जो आपको करना है। 1200 शेयर अब एडवांसेस के अंदर है। हीट मैप स्क्रीन पे ले आइए, फिर छोटे मझोले शेयर्स आपको प्रियंका बता देंगे और मेहमानों से कनेक्ट हो जाएंगे हम। अभी भी देखेंगे सिर्फ 90 पॉइंट ही है बैंक निफ्टी के अंदर, कोई ज़्यादा बड़ा डेंट शुरुआत में नहीं लग रहा। और इस सारी चीज़ में फिर से एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है जितनी नेगेटिविटी मार्केट के पास है एक्सपायरी से पहले। आइशर, टाटा स्टील, टाटा कंज्यूमर जैसे शेयर ऊपर हैं आज, और एशियन पेंट, अपोलो हॉस्पिटल जैसे शेयर आपको दिख रहे होंगे। इस पूरे ही शीट के अंदर जो आप हीट मैप देख पा रहे हैं, इसमें सिर्फ 2 वेटेज वाले शेयर हैं, पहला TCS और दूसरा थोड़ा बहुत L&T। तो आमने सामने आके टकराव हुआ है, इसलिए पहले आधे पौने घंटे में लग रहा है रेंज का कारोबार आपको होता हुआ दिखेगा। प्रियंका, राइट, ये तो आपने सारे लार्ज कैप स्टॉक्स बताए, रेंज का कारोबार आपको लग रहा है, लेकिन एक बार मिड कैप में देखते हैं कि कहाँ पर आपको मूव है। पूनावाला फिन अभी थोड़ी देर पहले जो बात भी कर रहे थे इंडसइंड बैंक के साथ, इनके एसोसिएशन के, इसके चलते इम्पैक्ट दिख रहा है आपको। 1.5% की तेजी वहाँ है। फाइनेंस काउंटर्स में आप कल भी आप देखें जितने भी NBFC से फाइनेंस काउंटर्स है वहाँ मूव थी। M&M फाइनेंस में आपको आज फिर से मूव दिख रही है। अपोलो जैसे काउंटर्स में कल मूव थी, आज फोर्टिस जैसे काउंटर्स भी चल रहे हैं। वरुण बेवरेजेस से काउंटर्स ऊपर आए हैं। मिड कैप PSU बैंक्स में बैंक ऑफ इंडिया जैसे काउंटर्स हैं, और थोड़ा प्रेशर में आपको आज IT के स्टॉक्स तो दिख रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज कल एक मूव थी, आज यहाँ पर थोड़ी सी सेलिंग दिख रही है, प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। स्मॉल कैप में भी एक बार देखते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर पॉकेट नहीं अभी निकल कर आ रही है, देखना होगा, लेट द मार्केट सेटल फॉर अ व्हाइल। लेकिन इसके अलावा आज भी डेल्टा कॉर्प में फर्दर 5% का स्लाइड है। कल 15% का लोअर सर्किट था, आज 5%, 20% 2 दिन में उतर चुका है। और दूसरे जो स्टॉक्स हैं उसमें एनर्जी के स्टॉक्स हैं, चीनी शेयर हैं कुछ जिनमें आपको थोड़ी सी गिरावट दिख रही है। और बढ़ने वाले स्टॉक्स में KEI इंडस्ट्रीज, अभी इसे हम डिस्कस भी कर रहे थे, इस पर एक रिपोर्ट है, इसका इम्पैक्ट आपको क्लियरली 3% की मूव दिख रही है। और सेंचुरी टेक्सटाइल, यहाँ पर भी जो एक लैंड पार्सल की एक न्यूज़ इनकी है, नए प्रोजेक्ट की, उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। 2.5-3% की मूव है। और M6 को भी ज़रूर नोट करें, वो भी 2% फर्दर उसमें गेंस दिख रहे हैं।
तो ये तो रहे मिड कैप और स्मॉल कैप काउंटर्स। एक बार क्विक ट्रेड भी ले लेते हैं आज की ओपनिंग ट्रेड्स की, क्या कहाँ मौके दिख रहे हैं। चंदन से चलिए शुरुआत करते हैं। चंदन, क्या होंगे आपकी ओपनिंग ट्रेड्स? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि निफ्टी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रहा है, बट इन सारे इंडाइसिस में आज मिक्स बायस है। निफ्टी सपोर्ट है 19,600 का, फिर निफ्टी है वहाँ पे ओवरऑल बायस पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मैं एक तो टाटा कंज्यूमर पे फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि आप देखोगे टाटा कंज्यूमर है वो कहीं ना कहीं अपने लगभग 12 महीने के ब्रेकआउट के आसपास आया है, और मंथली चार्ट ओपन करोगे तो आपको एक पोलन फ्लैग पैटर्न बनेगा। उस वजह से हमें टाटा कंज्यूमर पे पॉजिटिव बायस लग रहा है। 880 के सपोर्ट रखेंगे, 940 945 के अपसाइड बनेंगे। तो टाटा कंज्यूमर एक काउंटर रहेगा जो हमारे रडार पे रहेगा इस मार्केट में। अच्छा, कंज्यूमर कल सेकंड हाफ में हमने देखा था कि कुछ कंज्यूमर नेम्स में और स्पेशली टाटा ग्रुप के कुछ स्टॉक्स थे जो ऊपर आए भी थे, उसमें टाटा कंज्यूमर था, टाइटन जैसे स्टॉक्स थे। यहाँ पर एक मूव थी और आज फर्दर अप मूव आपको, और टाटा कंज्यूमर आई थिंक हमारे ओपनिंग ट्रेड में भी शामिल था। ठीक है, कपिल से भी लेते हैं। कपिल, आपके क्या है आज के ओपनिंग ट्रेड्स? मेरा यहाँ पे ओपनिंग ट्रेड्स में नेस्ले का एक ट्रेड रहेगा, क्योंकि स्टॉक ने एक अपनी एक बड़ी सी ट्रेंड लाइन को भी ब्रिज किया हुआ है, और पिछले 3-4 दिन का जो नेगेटिव स्लोप था उसके ऊपर भी अभी हमें आते हुए देखने मिल रहा है। स्टॉक ने ऑलरेडी अपने 2 दिन के पहले का हाई क्रॉस कर लिया हुआ है, तो 22,700 के लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे इसका बाय का व्यू बनता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे 22,400 के लेवल पे आना चाहिए, और ऊपर में उसकी जो अपसाइड पोटेंशियल है, जो उसके पहले के हाईज रहे हुए थे 23,000 के अराउंड के अपसाइड पोटेंशियल हमें देखने मिल रहे हैं। 23,000 पहला लेवल है और 23,300 सेकंड टारगेट रहेगा। ये कल नेस्ले हमने लोगों के सामने रखा था और ये बताया भी था कि डिफेंसिव शेयर्स थोड़ा आगे आ सकते हैं। कल का हमारा F&O का ट्रेड था नेस्ले, और आज बता रहे हैं कि इसकी ओपनिंग अच्छी हुई है, भी और चल सकता है। अच्छी बात है, डेट मीन्स वी आर ऑन द राइट ट्रैक। अब जरा किरण से भी पता कर लेते हैं उनके ओपनिंग ट्रेड। किरण, आपका ट्रेड क्या है? हमें यहाँ पे अच्छा लग रहा है। जुबिलेंट फूड में जिस तरह से कल हमने देखा था कि एक वॉल्यूम के साथ और ओपन इंटरेस्ट के साथ स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला था। अगर आप इसका डेली चार्ट देखोगे तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट यहाँ पे पैन आउट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 540 के आसपास स्टॉक है। करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जाएंगे। 530 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। इंट्राडे के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 555 तक के पैटर्न देख रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म देखोगे एटलीस्ट 10-15 दिन के लिए, तो डेफिनेटली आप इसमें 580 तक के टारगेट देख सकते हो। तो जुबिलेंट फूड हमारे लिए आज के लिए ओपनिंग ट्रेड्स रहेगा। फुटवर्क आज ही हमने सुबह भी डेरिवेटिव कॉल में हमने ये शेयर शामिल किया है। अच्छा लग रहा है, आपने हमारा ये कॉल वापस को आपने भी नोटिस किया और आप भी बता रहे हैं शेयर चल सकता है। हमें लगता है कि ये 2-4 दिन में आपको देखिए बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता है अगर आज ये नहीं टूटा तो। खुश, आपका ओपनिंग ट्रेड? तो डिम्पी, मेरा जो ओपनिंग ट्रेड है ये है भारत फोर्ज पे। बहुत ही माइल्ड सा इसमें हमने एक डाउनटर्न देखा था 20 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट से। पिछले 2 दिन से स्टॉक अच्छा खासा रिबाउंड कर रहा है, तो कहीं भी यहाँ पे डैमेज के साइंस नहीं है। यहाँ पे अगर कोई फ्रेश बाइंग इनिशिएट करना चाहे तो 1090 के स्टॉप लॉस से करें। पहला टारगेट जो है ये आपके लिए 1150 का आ रहा है, और जो दूसरा टारगेट है ये 1180 का। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, यहाँ पे और अपसाइड देखने मिल सकता है। बट व्हाइल यू आर एट इट, डिम्पी, प्रियंका, एक और अपडेट शेयर करना चाहूंगा। कल हमने MCX का कॉल डिस्कस किया था ऑप्शंस का चैंपियन में। 90 रुपीज उस ऑप्शन का प्राइस था, 1900 वाले स्ट्राइक प्राइस का। 120 वाज द फर्स्ट टारगेट। मार्केट्स अभी भी फ्लैट हैं, और ये 120 का जो फर्स्ट टारगेट है ये हिट करके आया है। तो किसी जो जिन व्यूअर्स ने सुन के लिया हो, मैं कहूंगा अभी भी बने रहें। यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना ले अपने बाइंग प्राइस का, और जिसका सेकंड टारगेट है 150 का, इसके लिए इसमें अभी बने रह सकते हैं। सो MCX का जो हमारा कल का ऑप्शंस चैंपियन का कॉल था, that seems to be doing well even in a flat market right now. ठीक है, ये तो हो गया MCX की बात चल रही है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और ओपनिंग ट्रेड जो बाकी रह गए हैं। सोनी, आपकी ओपनिंग ट्रेड रह गई है, बताइए क्या है? मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा सन टीवी बाई में। आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 596, टारगेट रहेगा 622 फॉर द डे। आपने बहुत ही डिफरेंशिएटेड कॉल लिया है। 600 रुपये का भाव है। एक बार ये चावल वाले स्टॉक्स लेके आइए, उसमें भी काफ़ी फेरबदल हुआ है। बासमती चावल की घटाने की तैयारी है, उस पर हम डिटेल्ड एनालिसिस आपको लेके आएंगे। लेकिन एक बार देख लें स्टॉक रिएक्ट कैसे कर रहे हैं। KRBL, चमनलाल सेठिया, आप LT फूड्स वगैरह लेके आइए, हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। ओके, बैंक निफ्टी अब लाल निशान में आ गया है। मामला गंभीर हो रहा है। एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी लेके आइए, उसके हमने ओवरसोल्ड
जोन की एनालिसिस की थी, अचानक से उसके अंदर 10 रुपये का मूव आता हुआ नज़र आ रहा है। जी हाँ, ऑलमोस्ट डेज हाई पे आ गया। तो क्या ये रिबाउंड वाकई में ओवरसोल्ड जोन से आएगा नहीं, ये देखना है। आईशर में तो आ रहा है रिबाउंड बहुत ही ज़बरदस्त। कपिल, ज़रा आईशर के चार्ट्स देखिए। आज बड़ी एक रिपोर्ट आई जेफरीज की, हमने आपको प्री मार्केट में बताया भी था व्यूअर्स को कि वहाँ पे शायद गुंजाइश बन रही है, कुछ ज़्यादा पनिश कर दिया बाजार ने। आईशर 3-3.5% ऊपर है। जी, यहाँ पे बेसिकली आइशर मोटर में कुछ कैचअप रैली जैसा ही क्रिएट हो रहा है। बाकी की जो टू व्हीलर्स कंपनी थे, बजाज ऑटो, हीरो मोटो, टीवीएस काफी अच्छे मूव कर रहे थे। ये स्टॉक थोड़ा सा अंडर प्रेशर रहा था, लेकिन इसका स्टॉक का 48 ट्रेडिंग सेशंस में रहा हुआ था कि 3450 एक रेजिस्टेंस लेवल हमें देखा था। तो आज ही एक ही झटके में स्टॉक ने काफी कंफर्टेबली ऊपर के साइड का ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि और भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मिलना चाहिए। 3450 तक का उसका पॉजिटिव व्यू इंटैक्ट रहेगा, और ऊपर में जो इसके इमीडिएट रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं वो कहाँ ना कहाँ पे 3650 के यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। तो स्टॉक में थोड़ा सा ऊपर का होने के बाद में थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है, लेकिन 3350 तक स्टॉक पॉजिटिव रहेगा, और 3380 का स्टॉप लॉस नीचे में प्लेस करना चाहिए। ओवरऑल में 3650 का अपसाइड पोटेंशियल। एक छोटा स्टॉक ऑयल एक्सप्लोरेशन का आपको हमने प्री मार्केट में बताया था, सेलान ऑयल एक्सप्लोरेशन। डायरेक्टर साहब, इतना पुराना स्टॉक है वो कि हमारे डायरेक्टर साहब उसका स्टॉक ढूंढ के नहीं ला पाए, लेकिन 15-20 साल से ये कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब कंपनी चेंज हो गई, कंपनी के ओनर्स ही बदल गए, नए ओनर आए 8% ऊपर। किससे बात की थी हमने इसके बारे में? कपिल से नहीं, जय से बात की थी। जय, अब आप देख सकते हैं वापस से इसके चार्ट्स को देखेंगे? ओके, जय चले गए। क्या चला है लेकिन जून से ये स्टॉक? इसमें मैनेजमेंट चेंज हो गया है। हाँ। और जब मैनेजमेंट चेंज होता है तो कई बार नए इन्वेस्टर इसको देख, किसी भी कंपनी को वापस आ गए। अच्छा, चंदन वापस आ गए। चंदन, आपका ओपनिंग ट्रेड रह गया था, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। बिल्कुल, देखिए मैं एस्कॉर्ट्स कुबोटा पे फोकस करूंगा। आप देखोगे एस्कॉर्ट्स हमारा एक प्रिफर्ड पिक रहा है और काफी अच्छा सेटअप यहाँ पे बना हुआ है, तो एस्कॉर्ट्स पे फोकस किया जाना चाहिए। यहाँ पे 3180 के आसपास के हम सपोर्ट लगाएंगे, ऊपर में कहीं ना कहीं 3400 तक का टारगेट बनना चाहिए। टेक्निकल देखें तो 13-14 दिन का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है। निफ्टी ऑटो ओवरऑल यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, लॉन्ग्स के बिल्टअप है, हम एक्सपायरी वीक में जा रहे हैं तो शॉर्ट कवरिंग भी बनेगा। तो एस्कॉर्ट्स कुबोटा पे फोकस रहेगा 3370 से 3400 रुपए तक के टारगेट के लिए। ठीक है, ओके। आप एस्कॉर्ट्स कुबोटा ये दूसरी बार हमें बता रहे हैं, इसका कन्विक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है आपका स्टॉक पे। ठीक है, इस टारगेट के साथ एंटर कर सकते हैं, स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखें। लेकिन रियल एस्टेट पैक में डीएलएफ जैसे स्टॉक्स में तो खैर बड़ी मूव नहीं है। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी आपको आज थोड़े से दबाव के साथ, कल की प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, एक्चुअली कल 3-4% चला था। लेकिन रेमंड्स, क्योंकि इसमें एक कोशंट, एक एलिमेंट रियल एस्टेट का भी है, वहां पर अच्छी मूव है और आज रिटेल स्टॉक्स भी ठीक कर रहे हैं। रेमंड में अभी फिलहाल 3% की मूव है, क्या ये बढ़ सकती है? 2000 से एक बार वापस आकर अब इन लेवल्स पे फिर से चलना शुरू हुआ है ये। आप बताएं सोनी, रेमंड्स पर यहां से ट्रेड लेंगी? आज पहला दिन है जो थोड़ा ग्रीन कैंडल दिखाने की कोशिश कर रहा है, काफी गिर चुका है। अभी इसके लेवल से तो मैं फ्रेश एंट्री के लिए बाय में नहीं दूंगी, आपको वेट करना पड़ेगा। अगर वो 1852 का लेवल निकालता है तो ही उसके ऊपर आप बाय कीजिए, एंड ऊपर का उसका टारगेट 1900 पहले रहेगा, तो वो इसी लेवल के ऊपर आप बाय कीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए, लेवल को ब्रेक करने दीजिए, तभी आप इसमें एंटर कीजिए। वायर्स एंड पाइप्स वाले KEI जैसे स्टॉक्स, KEC इंटरनेशनल, ये तो अच्छे चल रहे हैं, इन्हें हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था। खबर ऐसी भी है एक ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, यहाँ पर भी कोई ब्लॉक आ सकता है, तो इन स्टॉक्स को तो खैर रडार पे रखना चाहिए, नजर रखनी चाहिए। लेकिन क्या कैपिटल गुड स्टॉक्स, उषा मार्टिन जैसे स्टॉक्स, L&T तो खैर बड़ा लार्ज कैप हैवी वेट है, वो तो चल ही रहा है चाल, लेकिन उषा मार्टिन जैसे स्टॉक्स हो, कुछ दूसरे HEG ग्रेफाइट जैसे स्टॉक्स हो इस स्पेस में, क्या वो यहाँ से अपमूव जो इनकी चल रही है वो सस्टेन करेगी? कपिल, क्या आप उषा मार्टिन पर या फिर HEG पर यहाँ से एक बेट लेंगे? उषा मार्टिन का बेसिकली स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी अच्छा ही रहा हुआ है। पिछले काफी दिनों से एक रेंज बाउंड सा माहौल बना हुआ था। 320 तकरीबन 3 से 4 बार स्टॉक ने यहाँ पे आया हुआ है और वहां से हमें रिबाउंड होते हुए देखने मिल रहा है, और उसके अपर बैंड कहाँ पे 370 तक की बनती रहती है। तो अभी स्टॉक ने अपना जो रेंज के मिडिल पॉइंट था और कुछ इमीडिएट हर्डल लेवल्स यहाँ पे ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुके हैं 340 345 के लेवल के ऊपर, 351 रुपए भी चल रहा है। तो स्टॉक में उषा मार्टिन में मुझे अभी भी इंप्रूवमेंट लग रहा है, और ऊपर में कहाँ ना कहाँ पे स्टॉक 370 की अपसाइड पोटेंशियल चेस कर सके, उसकी पॉसिबिलिटी काफी अच्छी बन रही है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव व्यू रहेगा।
ठीक है, पॉजिटिव व्यू है, आप यहाँ पे एंटर करेंगे उषा मार्टिन पर, ठीक है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। होटल स्टॉक्स में भी एक मूव तो आपको दिख रही है, क्या कोई होटल स्टॉक रडार पर होगा कुछ? यहाँ पे इंडियन होटल्स ही मेरे रेडार पे है। अच्छा खासा रनअप के बाद जो हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं स्टॉक ने अपने जो 50 डे मूविंग एवरेज है वहां पे सपोर्ट लिया है, एक रिबाउंड अटेम्प्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि मोमेंटम आपको थोड़ा सा कम मिले, लेकिन एक सर्टेन डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, एक सर्टेन डिग्री ऑफ फेथ स्टॉक में बना रहता है। अब 400 का ही एक लेवल था जिसके पास इसने बहुत टाइम स्पेंड किया था, आई थिंक अबाउट कपल ऑफ मंथ्स बिफोर गिविंग अ ब्रेकआउट। तो अब ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा। सो सिंस एक सपोर्ट के पास है और वहां से एक अच्छा खासा रिबाउंड अटेम्प्ट कर रहा है, हम इंडियन होटल्स पे बिल्कुल पॉजिटिव व्यू बना के चल सकते हैं। 400 ही मेरा पहला रादर जो स्टॉप लॉस है ये रहेगा। पहला टारगेट यहाँ पे 415 और दूसरा टारगेट 425 का रहेगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़े, बिकॉज मोमेंटम आते आते थोड़ा टाइम लगेगा, बट एटलीस्ट अ सर्टेन डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस इन दिस वन। तो इंडियन होटल्स मेरे रेडार पे है। ठीक है, इंडियन होल्डर्स आप कह रहे हैं कि आपके रडार पर हैं। आगे बढ़ते हैं। चावल वाले स्टॉक्स को लेकर एक खबर आई थी कि पाकिस्तान के प्राइजेस थोड़े कम हैं, हमारे प्राइजेस थोड़े ज़्यादा हैं, तो सरकार $200-250 का थोड़ा फ़र्क कर रही है ताकि इन कंपनीज़ को अच्छा मार्केट मिल जाए। KRBL 3-3.5% आज ऊपर भी है। LT फूड्स और चमन लाल सहित जैसे इसमें कुछ कंपनीज़ का बड़ा एक्सपोर्ट भी है। एक बार विश्व मोहन से समझ लेते हैं पूरा माजरा, और उसके बाद फिर आगे इसको जरा डिस्कस भी कर लेते हैं इसमें कोई ट्रेड है कि नहीं। विश्वमोहन बताएं आप। देखिए, बासमती चावल को लेकर जो यहाँ के एक्सपोर्टर्स हैं उनकी कल पीयूष गोयल साहब के साथ बैठक हुई थी, वर्चुअल मीटिंग हुई थी। तो वहाँ जो बैठक में शामिल एक्सपोर्टर्स से उनसे बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि पीयूष गोयल साहब ने उनको ये आश्वासन दिया है कि जो MAP है $1200 प्रति टन, उसे कम करके $850 प्रति टन किया जा सकता है। हो सकता है 1 से 2 दिनों में, कल या परसों में इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है, क्योंकि लगातार किसान संगठन, कारोबारियों की, एक्सपोर्टर्स की मांग थी कि ऊंचे MAP से उन्हें नए ऑर्डर मिलने बंद हो गए थे। जब से ये एक्सपोर्ट के जो MAP थे उसे ऊपर किया गया था, जितने भी ट्रेड फेयर हो रहे थे, फूड फेस्टिवल्स हो रहे थे, तुर्की में भी पिछले महीने जो फूड फेस्टिवल हुआ था, एक भी कॉन्ट्रैक्ट भारत के एक्सपोर्टर्स को नहीं मिला था। अगर $1200 प्रति टन का MAP अगर भारत का देखें और दूसरे कंट्रीज जो पाकिस्तान, जो नेबर कंट्रीज है जहां से एक्सपोर्ट काफ़ी होता है बासमती राइस का, वहाँ से उनका $1050 ही है, तो वो भी एक कॉम्पिटिटिवनेस के हिसाब से भी भारत को दिक्कत हो रही थी। और चुनावी सीजन है, ऐसे में सरकार भी नहीं चाहेगी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी UP के किसानों की तरफ से किसी तरह का भारी विरोध हो। और हाल जो नई फसल भी अब आनी शुरू हो चुकी थी बासमती की, उस फसल के दाम तेजी से गिर गए थे, ₹400 प्रति क्विंटल के आसपास गिर गए थे। तो इससे भी चिंता हुई थी कि आगे क्या हो सकता है। इस वजह से सरकार ने भरोसा दिया है कि जो हम ट्रेड को इफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये कॉमन मैन पर बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही, ये जो गैर बासमती चावल है, जिनका 400 प्रति टन का, जो $400 प्रति टन का जो प्राइस उन्होंने तय कर रखा है, फ्लोर प्राइस, उससे कम से कम डबल रहेंगे। तो 800 की जगह $850 प्रति टन के आसपास ये फिक्स किया जा सकता है। और यही वजह है कि आज जितने भी बासमती एक्सपोर्टर्स कंपनियां हैं, उनके शेयरों में हलचल दिख रही है, अच्छी तेजी दिख रही है। ओके, ठीक है विश्वमोहन, आपने अच्छे से बता दिया कि बासमती और गैर बासमती को लेकर सरकार किस तरह से सोच रही है। टिपिकली इंडिया से जो बाहर जाता है वो बासमती ही जाता है, गैर बासमती तो भारत की अपनी इतनी कंजम्पशन है कि वो ज़्यादा टिपिकली बाहर जाता भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 1-2 शेयर जरा और पता कर लेते हैं। कुछ जरा कैश के शेयर मेरे को पता करने हैं 2। एक है यूफ्लेक्स, एक बार इसको जरा आप चेक करो। मैं इसको आज के लिए नहीं लेना चाहता, कम से कम 3-4 दिन रखूंगा, और मेरे को लग रहा है इसका बेस स्ट्रॉन्ग है, कंसोलिडेट कर चुका है, अब ये बहुत जोर से चलेगा। एक बार जरा यूफ्लेक्स देख के बताइए। तो डिम्पी, ये जो नियर टर्म 3 से 4 दिन का व्यू बना के चल रहे हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं हफ्ते 10 दिन के व्यू के हिसाब से, तब आप यहाँ पे एक फ्रेश ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, इसमें काफी शार्प सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिला था कुछ दिनों से, लेकिन जो रिबाउंड आया है वो भी इक्वली शार्प है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है मोमेंटम इंडिकेटर भी जो पॉजिटिव टर्न हुए, ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये मूव कुछ दिनों के लिए कंटिन्यू रह सकता है। तो यहाँ पे आप फ्रेश बाइंग करें 470 और 490 के जो 2 टारगेट्स हैं इनके लिए। स्टॉप लॉस आप लेके चलें थोड़ा सा नीचे करीब 445 के आसपास। तो जो रिसेंट अप ट्रेंड और मोमेंटम में चेंज हम देख पा रहे हैं, ये हो सकता है कि स्टॉक को और ऊपरी लेवल्स के लिए पुश कर सकता है फॉर द कमिंग डेज। एक शेयर आपको और चेक करना पड़ेगा कुछ, उससे का नाम है PCBL। ये फिलिप्स कार्बन के नाम से है, फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, इसका नाम हो गया PCBL। एक बार जरा इस शेयर को चेक कीजिए आप,
क्या आपको यहाँ पर भी दम लग रहा है? हाँ डिम्पी, देखिए लग रहा है, और इसका कारण भी सिंपल है। स्टॉक ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो है इसका 160 यहीं पे सपोर्ट लिया है। अगेन दिस वाज आल्सो अ लेवल जिसको ब्रेकआउट करने में इसको बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। 50 डे एवरेज भी यहीं कन्वर्ज हो रहा है, और आज सुबह सुबह ओपनिंग में ही हम इसमें जो वॉल्यूम्स हैं इसमें अच्छा खासा एक अपटिक देख रहे हैं। सो ओवरऑल कंसिडरिंग ऑल दीज पॉइंट्स पुटिंग देम ऑल टुगेदर, यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में जो लेवल्स हैं ये ऊपर के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो 175 और 182 के जो दो टारगेट्स हैं इनके लिए अगर आप चाहें तो इसमें एक पॉजिटिव बायस बना सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है ये सपोर्ट जोन 160 का इसके थोड़ा सा नीचे लेके चले, करीब 158 के आसपास। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर अब यहाँ पे थोड़ा सा रिबाउंड वाला लग रहा है और मोमेंटम भी लौटते हुए नजर आ रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टॉक्स के बारे में मैंने आपको सुबह बताया था कि एसेट मैनेजमेंट स्टॉक्स के पर आपको नोटिस कराया था। HDFC AMC लेके आइए। HDFC AMC आज डेज हाई की तरफ आ गया। यही नहीं, 361 उसमें मोतीलाल का आज एक अपग्रेड आया है, बड़ा टारगेट बना दिया है। 361 फ्लैट है। ये AMC स्टॉक्स में अगर मुझे देखना हो तो कौन से स्टॉक सोनी ठीक लग रहे हैं? ये कैश का काउंटर है 361, लेकिन HDFC AMC तो FNO काउंटर है। जी, HDFC AMC मेरे ख्याल से काफी अच्छा है, ब्रेकआउट भी दे रहा है, एंड इसका जो ऊपर का टारगेट रहेगा वो 2850 की तरफ ये रेडी हो रहा है जाने के लिए। आज का लो ही जो है आप उसको सपोर्ट भी समझ सकते हैं, बट मेरे ख्याल से काफी अच्छा है। इस करंट लेवल पे भी आप ले सकते हैं, ब्रेकआउट दे चुका है 2850 का टारगेट के लिए। HDFC AMC बहुत जबरदस्त तरीके से रिबाउंड करके आया। रिलायंस मजबूत खुला था, उसके बाद फिर थोड़ा सा कमजोर हो गया। चंदन, आप एक रिलायंस पे जरा चार्ट चेक करके बताएं कौन से लेवल्स पे एंट्री लेनी चाहिए। ओवरसोल्ड तो है ये, लेकिन राइट एंट्री क्या जरूरी होगी? देखिए अजय जी, रिलायंस का जो सेटअप है वो सुधर नहीं रहा है कंटिन्यूसली। वीकली और डेली चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस यहाँ पे बन रहा है। नीचे में जरूर 2300 का मेजर सपोर्ट है, बट जब तक ये 2420 नहीं निकलता तब तक कोई ट्रिगर नहीं मिलेगा इमीडिएट मोमेंटम के लिए। सो मेरे हिसाब से 2300 एक मेजर सपोर्ट के तौर पे काम करना चाहिए। बट अच्छी बात अब ये लग रहा है कहीं ना कहीं काउंटर ओवरसोल्ड हो रहा है। नीचे में कहीं ना कहीं 2300 के सपोर्ट से ये बेस बनाने का प्रयास करेगा। सो 2300 से 2420 ये दायरा प्ले कर सकते हैं। अग्रेसिव स्टेंस नहीं होगा, बट काफी बीटन डाउन है, इसके लिए बाउंस के लिए प्ले करने की संभावना यहाँ पे बननी चाहिए। कल की बड़ी गिरावट, भीषण गिरावट के बाद आज भी कमजोरी 1% नीचे है। डेल्टा कॉर्प लेके आई है, लेकिन ऑफ लोज हो गया 38 पे, डीप वैल्यू जोन में चला गया। और कल भी कुछ लोग 124 के लोज में एक्चुअली बन रही थी। बड़ी ये रिस्की ट्रेड होगा। कुछ एक बार डेल्टा कॉर्प डेज लो से तो रिकवर हुआ है, क्योंकि कल शॉर्ट बहुत हुआ, राइट? बैन ने भी चला गया था इनफैक्ट। कुछ डेल्टा कॉर्प को कैसे अप्रोच कर रही है, क्योंकि खुजली बहुत है, सबको पता है क्या मामला है, लेकिन मन करता है इसको ट्रेड करने का। कैसे कैसे काबू में लाएं? करें ट्रेड, स्टॉप लॉस लगाए करें, इग्नोर कर दें, या छोटी क्वांटिटी करें? हाँ, सो अजय, आई विल गो विद द थर्ड ऑप्शन। देखिए, मन तो चंचल है, मन तो बच्चा है जी, अब करना ही है आपको तो देखिए इतने ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ गया है कि टेक्निकल रिबाउंड आप इस पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। हालांकि मेरा फर्स्ट ऑप्शन रहेगा कि आप इसको अवॉइड करें, बिकॉज अभी तक भी इसमें आप बॉटम फॉर्मेशन का साइन नहीं देख रहे हैं। आज पहला दिन है जहाँ पे हल्का सा आपको एक रिबाउंड फ्रॉम द लो देखने मिल रहा है, बट अभी भी मैं कहूंगा दिस इज नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट। लेकिन जैसा कि आपने कहा, अगर कोई करना ही चाहते हैं इन अ कंपल्सिव वे, सो माय सजेशन वुड बी डू इट इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। बहुत टाइट स्टॉप लॉस लेके चले, करीब 135 का जो लेवल है इसके आसपास, और आज का लो भी देखिए करीब उसी के पास बना है, तो 135 को अपना स्टॉप लॉस बना के चले। अब देखिए रिबाउंड करता है तो यहाँ पे जो ऊपरी लेवल्स हैं 150 और 160 प्लस के, दीज कैन कम इनटू प्ले, बट दिस इज गिवन द नेचर ऑफ द स्टॉक एंड द स्टोरीज दैट आर गोइंग अराउंड इट। कम क्वांटिटी में करें, टाइट स्टॉप लॉस के साथ करें, दैट्स द ओनली सोल्यूशन आई कैन गिव, अगर कोई सच में इसमें करना ही चाहते हैं। ओके, ठीक है। तो डेल्टा कॉर्प पे ठीक है, विद कॉशन थोड़ा आप ट्रीट कर सकते हैं लेवल्स का, लेकिन ज़रूर ध्यान रखें। लेकिन इस बीच क्योंकि सीमेंट स्टॉक्स में हमने कल भी एक मूव देखी, आप ग्रासिम की बात करें, रैमको सीमेंट की बात करें, उसमें मूव थी। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की डिमांड की जो बात हो रही है, रियल एस्टेट बूम पे है, तो और अब आप देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट में भी आपको मूव दिख रहे हैं। 1.1% की यहाँ पर तेजी है। चंदन, सीमेंट काउंटर रडार पे होगा, और अल्ट्राटेक स्पेशली? देखिए, सीमेंट काउंटर रडार पे है, बट रडार पे आने की वजह इसलिए क्योंकि ऑलरेडी 5-6 दिन का करेक्शन हो चुका है। लोअर टॉप लोअर बॉटम यहाँ पे बन रहा है, लगभग आप देखोगे 8750 से ये 8200 तक का करेक्शन देख चुका है, तो कहीं ना कहीं 8150 सपोर्ट
काम करेगा, एक बार 8,600 तक के बाउंस के लिए आप प्ले कर सकते हो। ओके, तो इस पर तो आपकी नजर होगी। अजय, कल टाइटन की बात कर रहे थे, आज भी बड़ी मूव तो नहीं है, 0.5%, लेकिन ये चलना शुरू हो गया जो फेस्टिव स्पिरिट के कारण आप एक बात कर रहे थे। देखिए टाइटन, सब आप खुद सोचिए अपने बारे में। मुझे लग रहा था आप ये कहेंगे आपका क्या? मन कर रहा है क्या ज्वेलरी अपग्रेड करने की? कम से कम देख के तो आए, विंडो शॉपिंग तो कर लें। फिर विंडो शॉपिंग के मूड से जाएंगी तो एक कान का तो ले ही लेते हैं, नहीं, हस्बैंड को नज कर करके या खुद भी। ये सबके साथ होता है। तो हमारे घर में चालू हो चुका है, हमारे घर में शुरू हो चुका है। देखिए ये एक महीने में 250 रुपए चला है टाइटन, और साथ में रिसेंटली लिस्टेड सेनको भी चल रहा है। करेक्ट। तो ज्वेलरी स्टॉक्स में बज तो है, चाहे वो शादी को लेके हो, चाहे वो त्योहारों का काम। 25% चल गया देखिए एक महीने में। सेंको में कल भी एक अच्छा ब्लॉक आया, कल भी ब्लॉक था। और ये प्रशांत जैन ने जब से इसके ऊपर अपना आशीर्वाद रखा है, वन साइडेड सेनको चल रहा है। लेकिन इसके चार्ट्स छोड़े होंगे, अभी शायद अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन टाइटन में तो काम हो रहा है। कुछ टाइटन के चार्ट्स जरा देख के बताएं, ट्रेड है इसमें चेज करने लायक? बिल्कुल है, और मैं कहूंगा कि यहाँ पे अभी भी अगर आप एक फ्रेश व्यू लेके चले, इनफैक्ट मैं कहूंगा थोड़ा पोजिशनल व्यू लेके चले, तो आपको यहाँ पे 3500 तक के लेवल्स भी आने वाले कुछ महीनों में देखने मिल सकते हैं। फेस्टिव का एक ट्रिगर तो बिल्कुल है ही, लेकिन अगर आप देखें तो ओवरऑल सेटअप इसका काफी समय से पॉजिटिव चल रहा था। शार्प रनअप के बाद थोड़ा सा पॉज जो एक्सपेक्टेड था वो भी स्टॉक में आया है, तो वो भी एक हेल्दी साइन था। सो ओवरऑल मुझे लग रहा है यहाँ पे एक पोजिशनल बेट लेके चलना चाहे तो 3500 के लेवल्स के लिए प्ले करें। बट मान लीजिए आप ट्रेडिंग के हिसाब से ले रहे हो नियर टर्म, तो 3350 जो इसका रिसेंट हाई था, वो इसका एक पहला टारगेट है जो मुझे लग रहा है काफी इजीली अचीव हो सकता है। 3400 के दूसरे लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लेके चले 3260 के आसपास का। सो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव, मार्केट की जो वेगरीज है उसके साथ इसमें बहुत ज्यादा अप डाउन देखने नहीं मिल रहा है। तो स्टॉक इज डूइंग इट्स ओन थिंग एंड पॉजिटिव थिंग। सो ऑल इन ऑल द सेटअप इज पॉजिटिव। एक यहाँ पे पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड ले सकते हैं। अगर आज मार्केट को स्क्रीन रीड करते हैं, जिनको स्क्रीन रीडिंग आती है करनी, तो वो आज आप देखेंगे मार्केट में ना थमा सा हुआ है, ठहरा हुआ बाजार है। कहीं भी ऐसा नहीं कि डिप्रेशन है, कहीं भी ऐसा नहीं कि एग्रेशन है, दोनों ही चीज़ एब्सेंट है आज। मतलब इससे डल बाजार एक्सपायरी वाले वीक में मैंने तो रेयर देखा है। दूसरा, आज आप एडवांस डिक्लाइन अच्छा लेके बैठे हैं, लेकिन प्राइस एक्शन नहीं आ रहा। आप देखें F&O वाले शेयर में 106 शेयर आपको बड़े दिखेंगे। एक और चीज़ भी दिखाई बैक टू बैक, इंडिया विक्स। आप फियर इंडेक्स के तौर पर इसको देखिएगा फिलहाल के लिए। हाँ, मोमेंटम छोड़ दीजिएगा, इसमें दो हिस्से होते हैं, मोमेंटम एंड फियर। तो जब फियर इंडेक्स के तौर पर फियर भी नहीं बढ़ा हुआ और फियर टूटा भी नहीं है, यानी खत्म भी नहीं हो रहा, सिर्फ 2-2.5% कुछ मतलब नहीं है इसका। तो मार्केट एक बिल्कुल ठहरा हुआ सा शायद वेट कर रहा है कि एक तरफ किसी तरह से टिल्ट हो जाए, फिर मैं शॉर्ट कवरिंग कराऊंगा। अभी तक उसके साइन नहीं आ रहे हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं। थोड़ा जल्दबाजी मत कीजिएगा सौदा लेने में। हाँ, जब वेट कीजिए, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है वेट कर जाए। एक शेयर और है मेरी लिस्ट में, मजगांव डॉक। कैश का शेयर है, चला हुआ शेयर है, हाथ डालने में डर लगता है। एक बार किरण आप इसको चेक करेंगे, मजगांव डॉक। आज का वॉल्यूम ठीक है शुरुआत में और काम ठीक हो रहा है। ओके, ठीक है। कुछ आप जरा चेक करेंगे मजगांव डॉक। टिम्पी, जब तक इसमें डर बना रहेगा तब तक ये स्टॉक ऊपर चलता रहेगा। एटलीस्ट दैट इज हाउ आई वुड रीड इट। इतने अच्छे रनअप के बाद एक जो आपका क्वेश्चन है ये बिल्कुल ही वारंटेड है, बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन अगर मैं स्टॉक के प्राइस एक्शन में देखूं तो कहीं भी ऐसा डर रादर नहीं देखने मिल रहा है। स्टॉक साइडवेज हो गया है इतने शार्प रनअप के बाद। मैं ये नहीं कहूंगा कि मार्केट की फॉल में इसने पार्टिसिपेट किया है, बिकॉज अच्छे खासे रनअप के बाद एक कंसोलिडेशन वैसे ही इसमें एक्सपेक्टेड था। सो आई थिंक अभी भी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। यहाँ से अगर आप लेना चाहें तो पोजिशनली मेरे हिसाब से 2500 के लेवल्स जो हैं इस पे आप देखने मिल सकते हैं नियर टर्म में। डोंट बी सरप्राइज टू सी 2300 प्लस काइंड ऑफ लेवल्स ऑन दिस। और जो मेरा स्टॉप लॉस है इसको मैं प्लेस करूंगा करीब 2050 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास। तो पोजिशनली लेना चाहे तो 2500 का टारगेट और 2050 का स्टॉप लॉस लेके मजगांव डॉक में अभी भी बने रह सकते हैं। बने तो रह सकते हैं आप, क्योंकि दम तो खैर इसमें है। एक काम करते हैं कि ऑप्शंस का सौदा आपके सामने रखते हैं। नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑप्शंस के चैंपियन के साथ। नीलेश जी, शुक्रिया समय देने के लिए। जरा बताइए कौन सा ऑप्शन आपने चुना है?
मॉर्निंग डिम्पी जी। देखिए आज के सेशन में टू व्हीलर स्पेस में स्पेसिफिकली ऑटो इंडेक्स में थोड़ा सा पॉजिटिव मूव है और टीवीएस मोटर इस पर्टिकुलर काउंटर ने फ्रेश ऑल टाइम हाई हिट किए हैं, तो मोमेंटम यहाँ पे काफी स्ट्रांग है। बाजार की गिरावट के विपरीत इस पर्टिकुलर काउंटर ने लगातार आउट परफॉर्म किया है, तो इसके लिए यहाँ पे जो मोमेंटम है उसे प्ले करने के लिए 1540 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी, जो लगभग 8 से 10 रुपए के रेंज में अभी फिलहाल ट्रेड हो रहा है। छोटा सा स्टॉप लॉस 3 रुपए का लगाना होगा और यहाँ से थोड़ा सा अगर पॉजिटिव मूव आता है, अगर 1550 तक का मूव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं इस पर्टिकुलर एक्सपायरी में, इस पर्टिकुलर सप्ताह में। वैसा होने पर यहाँ पे काउंटर ये पर्टिकुलर ऑप्शन 16 रुपए से 22 रुपए तक का अपसाइड मूव दिखा सकता है। जो एब्सोल्यूट रुपीज टर्म में देखें तो 4200 का यहाँ पे रिस्क है, 8400 रुपीज तक के रिवॉर्ड यहाँ पे बनते हुए नजर आ सकते हैं। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 3 रुपीज के आसपास रखना है। इसी सप्ताह जो मंथली एफएनओ एक्सपायरी होने वाली सितंबर सीरीज का, उस पर्टिकुलर एक्सपायरी का 1540 का कॉल ऑप्शन टीवीएस मोटर में खरीद के चलने की सलाह होगी। ओके ठीक है, डन। तो टीवीएस मोटर की कॉल आप बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि ऑटोस का इस बार रोल ओवर अच्छा जा रहा है, तो 1540 की स्ट्राइक है ये। 3 रुपये का आपको एक स्टॉप लॉस ज़रूर रख लेना होगा। ये आपको मैं इसलिए स्टॉप लॉस याद दिला रहा हूँ क्योंकि आप ज़्यादा पोजीशन ना लें और रुपये की रेंज में मिलेगा। 16 से 22 तक का आपका टारगेट है। 8500 तक का मुनाफा आएगा, 4500 तक का लॉस भी हो सकता है। तो कुल मिला के 1:2 की रेशो है, ये हमने आपके सामने रख दी है। खैर, अब हम जरा एक ऐसे मुकाम पर आ गए हैं, एक बार जरा आपको JSW एनर्जी के बारे में हम आपके सामने रखते हैं। मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रही हैं और ऑपरेशनल क्षमता को लेकर, कारोबार विस्तार को लेकर जो चर्चा हुई वो हम आपके सामने रखते हैं। हमारे साथ आज जुड़े हैं प्रशांत जैन, जॉइंट MD एंड CEO JSW एनर्जी की, ये बात करने के लिए कि आगे चल के कंपनी के क्या प्रोस्पेक्ट्स है। बिकॉज प्रशांत, आपका स्ट्रैटेजी 2.0 जो है वो काफ़ी अग्रेसिव है, ट्रिपलिंग योर ऑपरेशनल कैपेसिटीज, ऑलमोस्ट ट्रिपलिंग योर प्रॉफिट्स इज वेल। क्या आप ट्रैक पे हैं ये करने के लिए, ऐसे बेहतर करेंगे? नहीं, बिल्कुल अनीशा, हम लोग बिल्कुल ट्रैक पे हैं और ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टारगेट नहीं है, क्योंकि हम लोग जितना कैश जनरेट करते हैं और जितनी कैपेसिटी हम ग्राउंड पे लगा सकते हैं उसके हिसाब से ये बिल्कुल डूएबल टारगेट है और हम लोग बिल्कुल ट्रैक पे हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम इससे भी बेटर करेंगे। ओके, बट क्या आपके पास बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है ये सब करने के लिए, या आप एक फंड रेज के लिए राउंड पे जाएंगे? बिकॉज रिपोर्ट्स जो आ रही है वो बता रहे हैं कि न्यू एनर्जी में स्टेक सेल की उम्मीद हो सकती है। देखिए, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जो हमने स्ट्रैटेजी 2.0 अनाउंस की थी, जिसके अंदर में हम करीब 20,000 मेगावाट की जनरेटिंग कैपेसिटी और 40,000 मेगावाट आवर के हम स्टोरेज करने का हमने प्लान किया 2030 तक। इस सब के लिए हमारे पास सफिशिएंट कैश फ्लो हम लोग जनरेट करते हैं, क्योंकि हम साल का करीब 3,500 से 4,000 करोड़ रुपए का फ्री कैश जनरेट कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में और बढ़ेगा। और उसके साथ में हम ये स्ट्रैटेजी 2.0 को कंप्लीट करेंगे। लेकिन जैसा आपने बोला कि हमारे पास में दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, बिकॉज कंट्री के अंदर में आज की तारीख में पावर शॉर्टेज है, इनफ एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे ग्रुप के पास में ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना टारगेट को एग्रेसिवली भी कर सकें। तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग जो स्ट्रैटेजी 2.0 से बेहतर कर सकते हैं, तो उसके लिए अगर हमें कैपिटल को रेज़ करने की ज़रूरत हुई तो हम उसके लिए तैयार हैं और उसके लिए हमारे डिस्कशंस भी चलते रहते हैं, बिकॉज़ लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, बिकॉज़ हमारी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ पास्ट में इतनी अच्छी रही हैं और हमारे जो कैश फ्लो रिटर्न्स हैं वो इंडस्ट्री में बहुत बेहतर रहे हैं, तो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। तो हम सही समय पे सही पार्टनर के साथ में कोई अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसको ज़रूर कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट 12 से 18 मंथ्स के बीच में काफ़ी कैपेसिटीज़ आपकी ऑन बोर्ड आ रही हैं, चाहे वो 700 मेगावाट प्लांट हो, थर्मल कैपेसिटी हो, या सेकी 9, 10, 12 में विंड कैपेसिटीज़ वगैरह हो। बट दिसंबर 24 के बाद क्या आप बहुत ज़्यादा ग्रुप एंड कैप्टिव कैपेसिटी पे फोकस करेंगे उसके बाद टू एज अ ग्रोसरी? देखिए, हमको PPA करने के बाद में 18 से 24 महीने में प्रोजेक्ट को करना पड़ता है, तो अभी हमारे बिहाइंड द कर्टन हमारे बहुत डिस्कशंस चल रहे हैं। हम लोग बिल्कुल उसके लिए तैयार है, बट जो ये नए प्रोजेक्ट अनाउंस होंगे वो जून 2024 के बाद में ही होंगे, क्योंकि हमें फिर वो तुरंत उसको एग्जीक्यूट भी करना होता है। तो वो आप देखेंगे,
लेकिन हमारी जो कैपेसिटी हमारी आने वाली है वो मिक्स होगा, ग्रुप कैप्टिव भी और थर्ड पार्टी भी। और जहाँ तक कि मेरे को लगता है कि करीब 50% ग्रुप कैप्टिव होगा और 50% थर्ड पार्टी होगा, या थोड़ा बहुत ज़्यादा टिल्टेड होगा ग्रुप कैप्टिव की तरफ। ठीक है। एंड ग्रीन हाइड्रोजन भी एक आपका बहुत डिफरेंट रहा है एनर्जी ट्रांजिशन को लेके। बाकी कंपनी से बात करें, आप लोगों ने ऑलरेडी काम करना उस पर शुरू कर दिया है, ये बताइए उसका टाइमलाइन क्या रहेगा एंड व्हाट इज द रियलिटी ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन राइट नाउ? इज इट पॉसिबल टू बी वायबल इन द कंट्री? देखिए, हमारा जो पहला प्रोजेक्ट हम JSW स्टील के साथ में कर रहे हैं, जिसमें वो स्टील मेकिंग, ग्रीन स्टील बनाने के लिए उसको यूज़ करेंगे, वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमने ऑर्डर कर दिया है और वो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं मार्च 2025 तक हमारा कमीशन हो जाएगा। इसके अलावा आज की तारीख में ग्रीन हाइड्रोजन बिल्कुल वायबल प्रोजेक्ट है, बट वो डिपेंड करता है आप किस एप्लीकेशन के लिए आप उसको देख रहे हैं, कस्टमर कहाँ पर प्रीमियम देने के लिए उसको तैयार है। तो जैसे हमने कहा कि ग्रीन स्टील अगर आप बनाते हैं तो कस्टमर उसको लिए प्रीमियम देने के लिए तैयार होगा, लेकिन अगर आप वो ऑटोमोटिव प्रोजेक्ट के लिए बनाते हैं तो तैयार होगा, बट अगर आप कंस्ट्रक्शन स्टील बनाने के लिए तैयार करेंगे तो नहीं होगा। इसी तरह से अगर ग्रीन अमोनिया के लिए देखेंगे तो ग्रीन अमोनिया एक दूसरी एप्लीकेशन है जिसमें कस्टमर प्रीमियम देने के लिए तैयार होगा। बट ये सारी चीज़ें अभी आज की तारीख में बहुत नेसेंट स्टेज पे है। हमको लग रहा है कि अगले 12 से 24 महीने के अंदर में आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देखेंगे इसके अंदर में, जिसके अंदर में कस्टमर के साथ में ये टाई अप होंगे। अनदर अपॉर्चुनिटी मैं बहुत जो क्लियरली देख रहा हूँ वो है एविएशन फ्यूल, कि आप ग्रीन हाइड्रोजन और साथ में CO2 कैप्चर करें और उसके बाद में आप एविएशन फ्यूल बनाएं। वो एक बहुत बड़ा एनर्जी ट्रांजिशन होने वाला है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, और जो कि पूरा गेम को चेंज करेगा। उसके अलावा एक और नया स्पेस है बल्क केमिकल स्पेस, विच विल बी ऑल्सो देयर फॉर ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन। एंड ये सब अपॉर्चुनिटीज़ हमको लगती हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, और ये एक रियल न्यू इकनॉमी है जो कि आप आने वाले समय में देखेंगे। जैसा 5 से 7 साल पहले हमने देखा था रिन्यूएबल एनर्जी वॉज बहुत नेसेंट स्टेज में था, ऐसे ग्रीन हाइड्रोजन बहुत नेसेंट स्टेज में है, बट अगले 24 महीने में आप इसके ऊपर में काफ़ी चीज़ें देखेंगे। ओके प्रशांत, धन्यवाद ET Now स्वदेश से जुड़ने के लिए। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्टॉक में तो खैर अच्छी तेजी दिखाई दे ही रही है, 420 पे आ गया है, लेकिन एक और स्टॉक जो अभी आपके टिकर पे आ रहा है वो है नुवामा वेल्थ। जी हाँ, नुवामा वेल्थ 2700 रुपये पे आके लिस्ट होने जा रहा है। आपको पता था कि ये एडलवाइस का डीमर्ज्ड आर्म है और इसकी लिस्टिंग हो रही है। देखिए ये नुवामा वेल्थ के मैनेजमेंट भी आपको साइड डी में नज़र आ रहे हैं और वो बात कर रहे हैं, आपके चैनल में भी आ चुके हैं कई बार। आज हमारे साथ नुवामा वेल्थ के MD एंड CEO भी जुड़ेंगे 10:30 पे, आशीष कहर। तो ये वेल्थ मैनेजमेंट का जो पूरा कारोबार है इसमें बहुत ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दे रही है, 12-15%। इंडिया जो है, आपको बता दूं मैं कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्पीड से HNIs इंडिया में ऐड हो रहे हैं, और हमारे व्यूअर्स नहीं उनमें से, बिल्कुल सब पूछने वाली बात ही नहीं है कि ET Now स्वदेश के बहुत सारे व्यूअर्स उसमें हैं। और आपको पता था ये बात प्रियंका की पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एडिशन HNIs में, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल एफ्लुएंट वेल्थ, वो सबसे ज़्यादा इंडिया में हो रहा है। और उम्मीद ये है कि नेक्स्ट 5 से 7 साल 12 से 14% की HNI पॉपुलेशन में ग्रोथ होने वाली है। तो हमारे जितने भी ET Now व्यूअर्स के इन्वेस्टर व्यूअर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो सब HNIs बन रहे हैं। क्या बात है। अगर ऑलरेडी हैं तो और बड़े बन रहे हैं, नहीं है तो जुड़ रहे हैं। तो ये जो कारोबार है ना नुवामा वेल्थ का, ये उन्हीं HNIs को, एफ्लुएंट वेल्थ को, और ये छोटे शहरों में सबसे ज्यादा तेजी दिखी जा रही है। इसीलिए नुवामा वेल्थ और दूसरी अरुणाठी वेल्थ बहुत सही, बहुत बड़ी मूव दिखी है। चाहे बहुत जबरदस्त, चाहे आप IIFL वेल्थ की बात करें, चाहे आनंद राठी वेल्थ की बात करें, पैसा तो बहुत बना है। करेक्ट। तो ये पूरा सेशन 10:30 पे हमारे साथ बनेगा। लेकिन वापस आते हैं, नुवामा वेल्थ की तो खैर लिस्टिंग 2700 रुपये पे हो गई है। कुश, सोनी, कपिल और चंदन हमारे साथ हैं। चंदन, अभी 1 घंटा हो गया बाजार को सेटल होते हुए, बट एक स्टॉक में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, वो है TVS मोटर्स। 1550 का भाव हो गया है TVS मोटर्स में। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड हो रही हैं, वो भी एक्सपायरी वीक में।
क्या टारगेट्स दिख रहे हैं आपको इसके? 3-4 दिन में 1500 के नीचे जाके बहुत बढ़िया रिबाउंड दिया इसने। बिल्कुल अजय जी, टीवीएस मोटर पे हम काफी पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं और मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि सितंबर के मंथ में टीवीएस मोटर पिछले 10 सालों में 9 बार चला है। तो एक तो ऑटो काउंटर पॉजिटिव है, दूसरा टीवीएस मोटर का खुद सेटअप स्ट्रॉन्ग है, थर्ड सीजनलिटी यहाँ पे प्ले कर रहा है, काउंटर का पुट कॉल रेशियो बढ़ा है और लॉन्ग के बिल्टअप हो रहे हैं। तो ये सारे इंडिकेशन पॉजिटिव हुए, हालांकि पिछले कुछ वीक में चला है बट फिर भी मोमेंटम बरकरार रहेगा। हमारा ऐसा मानना है कि 1500 का हायर बेस बनेगा, 1600 और पोजिशनली 1750 तक की ये रैली एक्सटेंड होनी चाहिए टीवीएस मोटर में। ठीक है, क्या बात है, टीवीएस मोटर की रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। और बात तो ठीक आप कह रहे हैं, जिन स्टॉक्स में आयशर मोटर और एस्कॉट्स जैसे स्टॉक्स भी आज डिस्कस हुए, चंदन भी देखे गए। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन आज समय देने के लिए। HDFC AMC आप सुबह से ट्रैक कर रहे हैं आज, उसमें वहां पर आपको मूव है तो थोड़ी पॉकेट्स तो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन बैंक निफ्टी में जो अभी एक डिप आई थी वो थोड़ी बॉट हुई है। अब आप देखें 150 पॉइंट की गिरावट थी बैंक निफ्टी कुछ मिनट पहले, अब सिर्फ घटकर 30-40 पॉइंट्स की ही रह गई है। तो पिछले कुछ मिनटों में, लास्ट फ्यू मिनट्स में इनफैक्ट तेजी कुछ और पॉकेट्स में, बैंक्स के साथ साथ मेटल काउंटर्स में भी बढ़िया। टाटा स्टील अब आप देखें बढ़कर 2% हो गया है। ऑटो स्टॉक्स में बजाज ऑटो, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर को भी हमने डिस्कस किया, इन सब में मूव बढ़ी है। और कुछ आईटी के काउंटर्स में LTI, माइंडट्री जैसे काउंटर्स भी ऊपर आए हैं। इन सब में सबसे अच्छी स्ट्रेंथ इस वक्त जो लीडरशिप पोजीशन है वो तो आपको ऑटो की क्लियरली दिख रही है। कोई स्टॉक और ऑटो से ऐड करना चाहिए क्या? जिस तरह की अभी कुछ लास्ट के कुछ मिनटों में बाइंग आपको बजाज ऑटो, महिंद्रा में देखने को मिली है, टाटा मोटर्स में देखने को मिली है, क्या स्ट्रेंथ के साइंस दिख रहे हैं फर्दर अपसाइड के लिए कुछ? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑटो में अच्छा खासा ट्रैक्शन जो है बना हुआ है, लेड बाय मारुति। फिलहाल थोड़ा सा पॉज पे है, अबाउट 1/3% थोड़ा नीचे है, बट ओवरऑल सेटअप यहाँ पे भी हमें पॉजिटिव लग रहा है। तो मारुति इज ऑलरेडी अप एंड रनिंग, काफी ऑलरेडी मूवमेंट आ चुका है उसमें। अब मुझे लग रहा है यहाँ पे M&M की बारी है। स्टॉक में अगर हम देखें तो जो डिप लिया था वो भी जो अपने सपोर्ट जोन्स हैं उसके आसपास ही आके फिर से एक रिबाउंड अटेम्प्ट कर रहा है। आई थिंक M&M यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक रिबाउंड अटेम्प्ट कर सकता है। एक्सपायरी वीक का प्रेशर थोड़ा सा शायद इस पे प्ले आउट करे, बट वंस दैट हैंगओवर इज डन एंड डस्टेड, तो आई थिंक 1640 और 1680 के जो दो लेवल्स हैं यहाँ के लिए स्टॉक एक अप मूव जो है वो शुरू कर सकता है। स्टॉप लॉस जो है इसको मैं 1550 के जो इसके सपोर्ट जोन्स हैं इसके पास लेके चलूंगा। तो M&M अभी यहाँ पे मुझे काफी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे नजर आ रहा है। ठीक है कपिल, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला। सोनी और कुछ हमारे साथ बने रहेंगे, हम 10 बजे के पड़ाव की तरफ थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ हम हेडलाइंस लें और कुछ और जानकारी आपके सामने रखें। एक शेयर थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, यूफ्लेक्स 473 हो गया, एक बार वापस से दिखा सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। अब मेरे को बताइए जिन्होंने प्लस किया, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पता किया था, जिन्होंने प्लस किया हुआ है वो लेके रखे ना इसको, 6.5% हो गया, उस समय करीब 3-3.25% था। बिल्कुल डिम्पी, 475 का पहला टारगेट बहुत ही शानदार मैं कहूंगा ये स्टॉक जो ये आपने व्यूअर्स के रेडार पे डाला है, फिनोमिनल। मतलब मार्केट अभी भी फ्लैट चल रहे हैं और स्टॉक ऑलरेडी अपना जो टारगेट वन हम सुबह डिस्कस कर रहे थे वहां तक पहुंच चुका है। बिल्कुल बने रहें, जो नियर टर्म मोमेंटम की हम सुबह बात कर रहे थे, वॉल्यूम पिकअप की बात कर रहे थे, ऑल ऑफ दैट इज प्लेइंग आउट। प्रॉफिट बनने की जल्दबाजी ना करें। सुबह हमने करीब 455 के आसपास शायद डिस्कस किया था 475 के पहले टारगेट के लिए। अब मैं कहूंगा द स्ट्रेटेजी वुड बी टू राइड दिस विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। 465 के पास अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर दें। यहाँ पे आप अभी भी 490 के लेवल्स के लिए बने रह सकते हैं। इंट्राडे में थोड़ा सा डिप आए तो भी आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे। अगर पोजिशनली होल्ड करें तो 490 और उसके ऊपर के लेवल्स भी ये स्टॉक दिखा सकता है। 490 रख लीजिए, एक बार 490 पार हो गया ना तो फिर और भी चलेगा। तो इस अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछते रहिए, हम तो सिर्फ मोमेंटम वाले शेयर्स आपके सामने रख रहे हैं, इसलिए खुश हमारे साथ बने रहेंगे। सोनी भी हमारे साथ होंगी अगले 10